सो हेलो माय नादान परिंदों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तोशनेवाल। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग भूमि, आशीष, गुड इवनिंग गौरव, खुशी अरोरा, हेलो प्रियांशी, जय श्री कृष्ण मुस्कान, राधे राधे गौरव, गुड इवनिंग प्रबल, हेलो सलेश, अपर्णा, हेलो स्तुति, हेलो खुशी। बहुत से नए नए बच्चों के नाम दिख रहे हैं मुझे आज। चलो आगे एक छोटू सा प्यारा सा ब्रेक लेकर। गुड इवनिंग ज्योति, राहुल, आदित्य, भूमि, हेलो राज, हेलो साक्षी, गुड इवनिंग संजय। तो क्या स्टार्टअप रिवाइज करा है? क्या स्टार्टअप रिवाइज कर कर आए हो? राधे राधे भूमि, हेलो जैनब, चेतना शर्मा, गुड इवनिंग, वेदांत, निशु, कोमल, आदित्य, नेहा, अमीना, hello, hi, Jai Shri Krishna, Radhe Radhe, and let us start with our chapter number 4, Startup and its registration, उसका part 2. And before that, I hope आप सभी लोग part 1 revise कर कर आए हो. So there is a बारी to recap the previous lecture. So बारी आ चुकी है हमारे previous lecture को recap करने की. Starting with the very first, what is a startup? डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप क्या है यहाँ पर। सो स्टार्टअप में कौन आता है? कोई भी प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या फिर LLP जिसको इनकॉर्पोरेट हुए 10 ईयर्स ही हुए हैं, जिसका टर्नओवर शैल नॉट एक्सीड 100 करोड़ और जो वर्क कर रही है टुवर्ड्स इनोवेशन, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, डेवलपमेंट। अगर स्केलेबल बिजनेस है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या वेल्थ जनरेशन वाला काम कर रही है, वो स्टार्टअप है। कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस स्प्लिट अप हुआ है या रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, वो स्टार्टअप के अंदर नहीं आता है। अभी स्टार्टअप बन गए हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते थे, जिसमें से सबसे पहला पहला बेनिफिट क्या था? सेक्शन नंबर 80 IAC। सेक्शन 80 IAC किस चीज़ का बेनिफिट देता है आपको? टैक्स एग्जेम्पशन देता है बच्चा लोग। और ये टैक्स एग्जेम्पशन किस चीज़ की है हमारे पास? यहाँ पर टैक्स एग्जाम्पशन 3 साल के लिए। टैक्स हॉलीडे आ जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। अगर आपने इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से सर्टिफिकेट ले लिया तो 3 साल तक यहाँ पर टैक्स हॉलीडे आपको मिलता है। बट द कंडीशन इज आपका स्टार्टअप शुड बी रिकॉग्नाइज बाई DPIIT ने रिकॉग्नाइज किया। 100% टैक्स रिबेट मिलेगा और 1 अप्रैल 2016 के बाद होना चाहिए। और या तो प्राइवेट कंपनी या LLP होनी चाहिए, पार्टनरशिप फर्म नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपको टैक्स एग्जाम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 56(2)(7)(b टू बी मोर प्रिसाइज। इसे हम क्या बोलते हैं? एंजल टैक्स बोलते हैं। अभी एंजल टैक्स में हमने क्या देखा था? अगर आप कभी भी शेयर्स इशू कर रहे हो मोर देन द मार्केट प्राइस तो डिफरेंस अमाउंट पे टैक्स लगता है, पर यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा इफ यू आर ए स्टार्टअप। कंडीशन नंबर 1, इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय DPIIT। आपका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम शुड नॉट एक्सीड 25 करोड़। और उस 25 करोड़ की लिमिट में किसको इंक्लूड नहीं करने वाले हैं? फटाफट मुझे बताओ। नॉन रेसिडेंट को और वेंचर कैपिटलिस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे। हालांकि अगर कंपनी ने ऐसा सेक्शन 56(2)(7)(b के अंदर टैक्स की एग्जाम्पशन ले ली है, जब से शेयर्स इशू किया वहां से 7 साल तक कंपनी ये काम नहीं कर सकती। और कौन से काम नहीं कर सकती? L3CS में JC यही था। एल से क्या नहीं कर सकती है कंपनी? यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग नहीं ले सकती बीइंग अ रेसिडेंशियल हाउस, लेकिन स्टार्टअप के लिए ले रही। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में स्टॉक एंड ट्रेड में तो चलेगा। लैंड और बिल्डिंग नहीं ले सकती नॉट बीइंग अ रेसिडेंशियल हाउस, बट अगेन स्टार्टअप अपने लिए ले रहा है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ले रहा है तो चलेगा। नेक्स्ट, लोन्स एंड एडवांसेस नहीं कर सकते पर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में चलेगा। ठीक है। सी से कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हो, किसी और एंटिटी में शेयर्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। ये हो गया S से। MAY से हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था? M से कोई भी मोटर व्हीकल, कोई भी एयरक्राफ्ट और यॉट नहीं ले सकते जिसका कॉस्ट एक्सीड कर रहा है 10 लाख रुपीज़ का। बट अगेन स्टॉक एंड ट्रेड है, स्टार्टअप अपने लिए यूज़ कर रहा है तो वो कर सकता है। ठीक है। जे से क्या देखा था? ज्वेलरी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट अगेन स्टार्टअप का काम ही वही है। हमारा तो काम है स्टार्टअप का ज्वेलरी बेचना खरीदना, स्टॉक एंड ट्रेड है तो कर सकते हैं। सी से कोई भी कैपिटल एसेट नहीं ले सकते हो। कब तक के लिए? 7 ईयर्स के लिए, अगर आपको ये टैक्स एग्जाम्पशन लेना है तो। आफ्टर ऑल हमने बहुत सारे बेनिफिट्स देखे थे। अगर आप स्टार्टअप बनाते हो तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। स्टार्टअप को बनाना बहुत ही इजी सा सिंपल सा प्रोसेस है। आपको मोबाइल ऐप से या ऑनलाइन हो सकता है थ्रू द वेबसाइट ऑफ startupindia.gov.in।
ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। क्या स्टार्टअप को बंद करना, एग्जिट भी बहुत इजी है। आपने एप्लीकेशन भेजी, बाद से 90 डेज के अंदर आप क्या कर सकते हो, उसे बंद कर सकते हो। थर्ड, हमने देखा बहुत सारे रिसर्च पार्क स्टैब्लिश हो चुके हैं जहाँ पर आप 7 रिसर्च पार्क है, सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हो हर चीज़, तो कंप्लाइंस कम हो गया, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। आप दूसरे ऑन्टरप्रीनियर्स से मिल सकते हो, बिकॉज गवर्नमेंट 2 फेस्ट करवाता है, एक नेशनली और एक इंटरनेशनली। यू कैन चूज योर इन्वेस्टर। आप देख सकते हो कि मेरे बिजनेस में कौन इन्वेस्ट करेगा, साक्षी इन्वेस्ट करेगी, नेहा करेगी, ज्योति करेगी, प्रियांशी करेगी, अर्शी करेगी, कौन इन्वेस्ट करेगा। सो आई हैव अ चॉइस टू चूज माई इन्वेस्टर कि कौन मेरा इन्वेस्टर यहाँ पर बन सकता है। दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स जो स्टार्टअप को मिलते हैं। उसके बाद स्टार्टअप ने स्टेट्स के बेसिस पे एक पॉलिसी आई जिसमें भूमि बता रही है गुजरात, कर्नाटका और मेघालय टॉप पे है। सो स्टेट्स का बहुत ही वाइटल रोल होता है इन द ग्रोथ सिस्टम ऑफ स्टार्टअप, एंड द फर्स्ट नेम इज गुजरात, देन कर्नाटका और देन मेघालय है। अच्छा, ये कुछ बेनिफिट्स तो हमने देखे। स्टार्टअप के लेवल पे क्या बेनिफिट होता है, स्टार्टअप के लेवल पे जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, इट शुड नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट, नहीं बनेगा चलेगा। एनुअल रिटर्न शैल बी साइन बाय सीएस, पर सीएस नहीं है तो डायरेक्टर भी साइन कर सकता है। ये जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स की लिमिट है वो स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होती है। स्टार्टअप को कोई भी डिपॉजिट मिला है 25 लाख रुपीज और मोर थ्रू अ कन्वर्टेबल नोट जो कि इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा या फिर रीपेबल है, सिंगल ट्रेंच में मिला है, इट शिल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। ठीक है, ये क्या बेनिफिट्स है हमारे स्टार्टअप के लिए। एक और स्वेट इक्विटी शेयर्स वाला, स्टार्टअप कैन इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स, कितना 50% ऑफ इट्स पेड अप इक्विटी कैपिटल तक का स्वेट इक्विटी शेयर्स हमारी स्टार्टअप इशू कर सकती है। स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है तो साल में कितनी बोर्ड मीटिंग करवानी है, 2 बोर्ड मीटिंग करानी, लिखेंगे कैसे, 1 इन ईच हाफ कैलेंडर ईयर। ये सारे बेनिफिट्स थे स्टार्टअप के लिए। आई होप वी ऑल आर वेरी क्लियर। आज के टॉपिक्स जरा देख लेंगे, बहुत ही प्यारे से टॉपिक्स होने वाले हैं। फर्स्ट वन इज लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप। स्टार्टअप की लाइफ साइकिल क्या है, रजिस्ट्रेशन स्टेप्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर स्टार्टअप, एंड लास्टली फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल फॉर स्टार्टअप कंपनीज। तो क्या रेडी हो, तैयार हो, एक बार बता दो यार एकदम जोश कैसा है हमारा, हाउ इज द जोश मैं नादान परिंदों। कंपनी लॉ की क्लास भी बहुत प्यारी थी, छोटू सी थी, और ये क्लास भी आज बहुत मस्त होने वाली है। बाय द वे स्टार्टअप चैप्टर ही बहुत प्यारा है ना, बिल्कुल मेरी तरह प्यारा है। चलो बताओ यार, रेडी है, तैयार है हम, पक्का लगा दे, हाई जोश है, आग लगाने के लिए रेडी हो, बस इसी का तैयार था, इसी का वेट था। वेरी गुड, ऐसी ही तैयारी होनी चाहिए हमारी। चलो जी स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप। अच्छा, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप मतलब क्या, थोड़ा जरा हमारी लाइफ साइकिल डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम होते थे इतने से नन्हे मुन्ने से सभी की गोद में आ जाते थे, ठीक है, छोटू से इन्फेंट बेबी थे, उसके बाद अब थोड़े से बड़े होते हो, फिर यंग हो जाते हो, फिर आप और बड़े होंगे, फिर बुढ़े हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज हमारा लाइफ साइकिल। स्टार्टअप का लाइफ साइकिल क्या है, ठीक है, क्या है स्टार्टअप का लाइफ साइकिल। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा, क्या आएगा, एक तूफानी सा आइडिया, एकदम तूफानी रिवीजन की तरह आप सबके दिमाग में आएगा एक तूफानी सा आइडिया। अरे वाह, फिर यू हैव टू चेक ये आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा। अभी आइडिया तो आ गया, मार्केट में चलेगा या फिर नहीं चलेगा आप देखोगे ना, इट मीन्स ये आइडिया आपका फिजिबल है या फिर नहीं है, मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, फिजिबिलिटी टेस्ट देखोगे आप वैलिडेशन कराओगे ये आइडिया मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। उसके लिए कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ कस्टमर्स पे आप आपका आइडिया टेस्ट करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाई है ना एक बहुत प्यारी सी चॉकलेट, ठीक है, एक प्यारी सी चॉकलेट बने एकदम नई तरीके से। अभी मुझे देखना पड़ेगा ये बाकी लोगों पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, कस्टमर्स वापस से आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। अगर बहुत मस्त है, बहुत तूफानी आइडिया है तो वो ऊपर चला जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी, या फिर मेरा स्टार्टअप बंद हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। Okay, so what we have done is we have bifurcated the validity, the life cycle of a startup into 4 parts. The first one is ideation and development, idea and development. दूसरा है validation, third है early traction और fourth है growth exit. अभी मैं तुम्हें ना एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाई है ना बहुत प्यारी सी चॉकलेट, ठीक है, अभी मुझे पता है मैं चॉकलेट तो बना रही हूँ, ठीक है, बहुत प्यारी सी, मतलब क्या ही बोलूँ, एकदम आइसक्रीम प्लस चॉकलेट है, ठीक है, आइसक्रीम प्लस चॉकलेट, और हर बाइट में आपको अलग अलग फ्लेवर मिलेगा यहाँ पर।
ये मैंने बनाई है, ये तुम्हारी चॉकलेट बनी। ये आया मेरे दिमाग में एक तूफानी सा आइडिया। दीदी आइडिया तो आ गया, लेकिन हम ये भी तो देखेंगे ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो पहली स्टेज क्या थी यहाँ पर, लाइफ साइकिल की आइडिएशन, आइडिया आना चाहिए। आइडिया आ गया, देन वी विल सी कि आपका आइडिया चलेगा या फिर नहीं चलेगा। आप जो भी प्रोडक्ट दे रहे हो, जो भी सर्विसेज दे रहे हो, वो फीजिबल है या फिर फीजिबल नहीं है। कुछ चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर देखोगे टारगेट मार्केट क्या है मेरा। तो चॉकलेट तुम्हें क्या लगता है मैं किसको दूंगी, किसको देनी चाहिए चॉकलेट? जो ओल्ड एज में लोग हैं उनको देनी चाहिए, या फिर जो यंग लोग हैं उन्हें, या फिर जो छोटे छोटे बच्चे उन्हें देनी चाहिए? क्या लगता है? आईसी चॉकलेट, चलो हमारा नाम भी डिस्कवर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबको मिलने वाली है। तो टारगेट मार्केट क्या होना चाहिए दीदी? आपका टारगेट मार्केट वो होना चाहिए जहाँ पर छोटे बच्चे हों, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा जिद्दी करेंगे और वो ज़्यादा चॉकलेट खाएंगे, है ना। तो हमें हमारा टारगेट मार्केट समझ आ गया है, ओके ठीक है। नेक्स्ट है बिजनेस मॉडल कौन सा है मेरा, ये मुझे डिसाइड करना है। बिजनेस मॉडल कौन सा है मतलब क्या? वॉइस इशू नहीं है, बोल दो नहीं है, वॉइस इशू नहीं है, मना करो मुझे। हाँ हमको, सबको मिलेगी, सबको मिलेगी, ठीक है। तो बिजनेस मॉडल क्या होने चाहिए, मतलब मैं जो हूँ मैं डायरेक्टली दे रही हूँ, बिजनेस टू कस्टमर जा रहा है वो चीजें, या बीच में कस्टमर से कस्टमर पे जा रहा है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को दे रहा है। सो आई हैव टू डिसाइड मेरा बिजनेस मॉडल क्या होना चाहिए, किस तरह का मेरा बिजनेस मॉडल है। ये बी टू बी है, बी टू सी है, या फिर मैं कस्टमर को दे रही हूँ और कस्टमर आगे दे रहे हैं। सो आई हैव टू डिसाइड कि मेरा बिजनेस मॉडल क्या है। लास्टली मुझे डिसाइड करना पड़ेगा मेरी टीम का स्किल सेट कैसा है, कितना दिमाग है। तो ये सब पहली चीज़ों में दिख रहा है, नहीं है ना? हश, थैंक यू। तो बेटा जिसने भी मैसेज किया था ना, उसके डिवाइस में प्रॉब्लम है, मैंने वॉइस इशू रिजॉल्व करवा दिया है, ठीक है। फिर भी अगर आए ना तो मुझे बताने का, ठीक है। आईटी पर्सन है, हम इसे रिजॉल्व करा के हम इसे फिक्स करने वाले हैं। अगर आता है तो लेट मी नो, ताकि एक बार ये प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाएगी, है ना। मैं चाहती हूँ इस लाइफ साइकिल, ये जो वॉइस इशू है उसका लाइफ साइकिल तो खत्म हो जाए, एग्जिट हो जाए अभी ये वॉइस इशू। तो द फर्स्ट स्टेज एज वी हैव सीन इज द आइडिएशन। आपके दिमाग में एक तूफानी सा आइडिया आया, एंड देन यू विल टेस्ट द फिजिबिलिटी, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। इसमें तीन चीज़ें यू हैव टू कंसिडर। द फर्स्ट वन इज टारगेट मार्केट। मेरा टारगेट मार्केट क्या है, मुझे वो कंसिडर करना पड़ेगा, किसको मैं मेरा ये प्रोडक्ट ऑफर करना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट्स, तो मैं उन बच्चों को ऑफर करना चाहूंगी ये वाला चॉकलेट जिनका एज ग्रुप कितना होगा, 5 to 14 15 ईयर्स तक है। हाँ हाँ तुम्हें भी मिलेगी, पर एक बार समझ लो। बिजनेस मॉडल्स मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, और मेरे टीम का स्किल सेट क्या है वो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं डिसाइड करूँगा मुझे विंटर वियर सेल करना। मैं एक ऐसे प्यारे से प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ जिसमें मतलब तुम पहनो और अंदर ही हीटर लगा हुआ एकदम गरम गरम हो जाता है। अभी कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं उनको तो वैसे ही प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे। तो मेरा टारगेट मार्केट कहाँ होना चाहिए, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है मैं उधर प्रोडक्ट सेल करूँगी, या जहाँ पर ऑलमोस्ट टाइम ठंड रहती है उधर सेल करूँगी। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द टारगेट मार्केट हियर, ठीक है। फर्स्ट हो गया हमारा आइडिएशन एंड डेवलपमेंट, सेकंड हो गया वैलिडेशन। वंस एन एंटरप्रेन्योर हैज इवेल्युएट द फिजिबिलिटी ऑफ आइडिया, मुझे पता चल गया है कि ठीक है यार मेरा आइडिया पॉसिबल तो है, मैं ऐसी चॉकलेट तो सेल कर सकती हूँ एकदम आइसी चॉकलेट, जिसके अंदर चॉकलेट प्लस आइसक्रीम दोनों का ही कॉम्बिनेशन हो, और हर बाइट में डिफरेंट फ्लेवर आ रहा है, ठीक है, हर बाइट में डिफरेंट फ्लेवर आ रहा है। मैं ऐसा चीज़, ऐसा प्रोडक्ट ला सकती हूँ। तो मैंने फिजिबिलिटी चेक कर लिया है यहाँ पर। अभी नेक्स्ट यानी कि वैलिडेशन में क्या होगा, इन द प्रोसेस ऑफ वैलिडेशन मैं गोल्स डिफाइन करने वाली हूँ। इस प्रोसेस में मैं देखने वाली हूँ कि किस किस को मैं बेचूंगी, क्या ये वैलिड होगा या नहीं होगा कस्टमर फीडबैक से। इट मीन्स क्या हो रहा है बेटा, वॉइस का दिक्कत आया क्या? मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। 80% से कनेक्ट करवा रही हूँ, रुको।
हाँ जी। ओहो, वॉइस वीडियो नहीं नहीं, थोड़ा बहुत भी इशू नहीं होना चाहिए, हमें एकदम सब कुछ सही करना है ना। आई डोंट वांट कि आप लोगों को इतू सा भी इशू है, इतू सा भी इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। हाँ जी। अभी ओके है। नहीं नहीं अलवीना, हमें परफेक्ट करवाना है, अगर बच्चा है इशू तो बताओ। 80% देख रहे हैं, फिर मेरे को माइक को भी रिप्लेस करवाना होगा, माइक का जो केबल है ना वो रिप्लेस करवाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रेरणा, मेरे घर आ जाओ, मोस्ट मोस्ट वेलकम, तुम सब मेरे सामने रहना। ठीक है, क्लियर है। सो बेसिकली व्हाट वाज द इशू, इज इट इन द वॉइस या वीडियो? वॉइस प्रॉब्लम था या वीडियो था? हाँ जी। तो वैलिडेशन में क्या हो गया, ऑन्टरप्रीनियर हैज डिसाइडेड कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये पॉसिबल है, ठीक है, ये चल सकता है मार्केट में। हमने इसका फिजिबिलिटी टेस्ट कर लिया, हमने टारगेट मार्केट टारगेट ऑडियंस देख लिया है, हमने देख लिया बिजनेस मॉडल कैसे रहने वाला है और हमारा टीम स्किल सेट कैसे रहने वाला है। उसके बाद हम इवेल्युएट करेंगे और लोगों को टेस्ट करवा रहे हैं। अभी हम क्या करा रहे हैं, ये जो मेरी आईसीआईसी चॉकलेट्स है ये सभी को मैं टेस्ट करवा रही हूँ, सभी को दिखा रही हूँ कि कैसी है। अभी मुझे कस्टमर का फीडबैक मिल रहा है। अगर मान लो मेरी वो चॉकलेट खा के बच्चे ने एकदम गंदा सा मुंह बना दिया तो मैं समझ जाऊंगी यार कुछ तो गड़बड़ है मेरी चॉकलेट में, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सही करवाना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैंने सोचा यार बच्चों के लिए कुछ प्यारा काम करा जाए। बच्चों के लिए ना चॉकलेट में बाद चॉकलेट खा ली उसके बाद ना उसके अंदर कुछ टैटू वगैरह होना चाहिए या कोई टॉय होना चाहिए, तो बच्चे को भले ही चॉकलेट पसंद नहीं आए पर वो टॉय के लिए या टैटू के लिए चॉकलेट ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट आई हैव डन इज, मैंने यहाँ पे गोल्स डिफाइन किए, अपना वैल्यू डिफाइन किया और उन सभी को वैलिडेट किया कस्टमर के फीडबैक के थ्रू, ठीक है। कस्टमर का मैंने फीडबैक ले लिया। सबसे पहली जो स्टेज होती है दैट इज अर्ली ट्रैक्शन स्टेज, जहाँ पर आप एक टारगेट कस्टमर को पकड़ते हो, उन्हें इन टारगेट कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट्स और आपके सर्विसेज यहाँ पर ऑफर करते हो एंड दे विल से कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपको क्या चेंजेस करने हैं क्या चेंजेस नहीं करने। अभी मुझे अर्ली ट्रैक्शन स्टेज में ये भी देखना है कि वो बच्चा वापस मेरे पास आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो कस्टमर ऐसा तो नहीं एक बार प्रोडक्ट ट्राई किया उसके बाद कभी आया ही नहीं, ठीक है। कस्टमर रिटेंशन रेट क्या है, एक बार मैंने तुम सभी नादान परिंदों को आईसी चॉकलेट खिला दी तो तुम सब वापस मुझसे आईसी चॉकलेट लेने आ रहे हो या नहीं ला रहे हो। दिस इज व्हाट आई हैव टू डिसाइड इन द कस्टमर रिटेंशन कि मेरा कस्टमर रिटेंशन रेट क्या है, जिन लोगों को मैंने ये खिलाई है वो वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो कस्टमर को मैं रिटेन कर पा रही हूँ या एक बार आके चले गए उसके बाद कोई आ ही नहीं रहा है। ये किस में डिसाइड करना पड़ेगा, अर्ली ट्रैक्शन स्टेज में आप डिसाइड करोगे। नेक्स्ट इज पाइवटिंग। अभी पाइवटिंग क्या होता है यहाँ पर, पाइवटिंग बेसिकली मीन्स आप कुछ तो चेंज कर रहे हो। इट मीन्स अभी तक मुझे था मुझे आईसी चॉकलेट बनानी है बट मुझे इतना सही नहीं लग रहा है तो मुझे लगा आईसी चॉकलेट ही क्यों, एक काम करती हूँ मैं तो आइसक्रीम बना देती हूँ। सो व्हाट आई एम डूइंग इज मेरा जो बिजनेस मॉडल था मैं उसको पूरा चेंज कर रही हूँ, मेरा जो लाइन ऑफ बिजनेस था मैं उसको चेंज कर रही हूँ। या फिर मैं सोचती हूँ चलो चॉकलेट आइसक्रीम वगैरह कुछ नहीं बनाने का, अपन तो कपकेक्स बनाने वाले हैं। तो दैट इज डिफरेंस। जब भी स्टार्टअप्स ऐसा करते हैं अपने बिजनेस स्ट्रेटेजीज को चेंज कर देते हैं, अपने बिजनेस मॉडल्स को चेंज कर देते हैं कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग, दैट इज नथिंग बट दैट इज पाइवटिंग। क्या है पाइवटिंग? सो व्हाट इज पाइवटिंग? It usually occurs when a company shifts its business strategy to accommodate changes in the industry. इंडस्ट्री में चेंजेस के लिए वो अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी को चेंज कर रहे हैं, कस्टमर के प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं या कोई और फैक्टर की वजह से चेंज कर रहे हैं जो उनके बिजनेस को यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। गोलमाल को आइसक्रीम में भी लेकर आ जाओ, है ना है ना पीयूष? डन है। बहुत सी कंपनीज ऐसी है, बहुत सी सक्सेसफुल कंपनीज हैं जो पहले पाइवट्स करती है एंड उसके बाद देखती कि क्या उनका प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं। तो मैं ना बहुत सारी कंपनीज को देखोगी जो मार्केट में आ जाती है, पहले उनका सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस होता है कि हम एक ही काम करने वाले, पर धीरे धीरे वो उनका लाइन ऑफ बिजनेस एक्सपांड करते हैं और पता चलता है एक्सपांड करने के बाद जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा अच्छा चल रहा है, ठीक है। जो फर्स्ट प्रोडक्ट से स्टार्ट किया तो वो इतना चल ही नहीं रहा है। सो हो सकता है कंपनी सिर्फ और सिर्फ वही बिजनेस करे, दैट इज पाइवटिंग। या आपने शार्क टैंक इंडिया में भी कोई एपिसोड किया होगा
जहाँ पर क्या होगा, शार्क्स बोलेंगे ओके वी विल गिव यू एन ऑफर बट देयर इज अ कंडीशन, कि हम चाहेंगे सिर्फ आप इसी प्रोडक्ट में डील करो और आप किसी और प्रोडक्ट में डील ना करो। दैट इज नथिंग, पर वो उनका बिजनेस मॉडल चेंज कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, पाइवटिंग बोलने वाले हैं। थैंक यू सो मच अलवीना, इट मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक यू बेटा। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्लियर हुआ कि पाइवटिंग होता क्या है। अब ये पाइवटिंग किस किस तरीके से हो सकता है, कौन कौन से मेजर एरियाज है फोकस के ड्यूरिंग पाइवटिंग, वो आपको पता चलेंगे। अच्छा, तीनों स्टेजेस क्लियर है हमारे। फर्स्ट वन इज आइडिएशन एंड डेवलपमेंट, सेकंड था वैलिडेशन, थर्ड था अर्ली ट्रैक्शन। ठीक है, आइडिएशन एंड डेवलपमेंट में तूफानी सा आइडिया आया, फिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। वैलिडिटी में हम आइडिया को डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पर प्रोसेसेस देख रहे हैं, कस्टमर का फीडबैक ले रहे हैं। अर्ली ट्रैक्शन में हम एक टारगेट सेट ऑफ कस्टमर्स डिसाइड कर रहे हैं, उनका फीडबैक लेंगे एंड वी विल सी कि कस्टमर रिटेंशन है या नहीं। इसका एक एग्जाम्पल दूँ, आइडिएशन एंड डेवलपमेंट का स्टार्टअप का एक एग्जाम्पल था, आई एम नॉट रिकॉलिंग द नेम ऑफ द कंपनी, पर इसको कॉन्सेप्ट बताती हूँ मैं। तो कॉन्सेप्ट था कि आपको जब भी पानी पीना हो ना, तो कुछ तो मास्क वगैरह आपको लगाना है एंड इट्स लाइक दैट सो दैट योर लिप्स डू नॉट टच द ग्लास। अब तुम्हें क्या लगता है वो प्रोडक्ट चलेगा क्या मार्केट में? क्या लगता है, क्या लगता है वो प्रोडक्ट चलेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे तो कोरोना के टाइम पे भी डेयरिंग लोग थे जो मास्क नहीं लगा रहे थे, वो पानी पीने के लिए मास्क लगाएंगे सो दैट देयर लिप्स डू नॉट टच द ग्लासेस, नॉट पॉसिबल। एक और प्रोडक्ट आया था विच इज लाइक कि अगर आपको पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है ना, तो पानी में आप कुछ डालो, कुछ तो मिक्सचर था एंड उससे फ्लेवर चेंज आएगा, फिर आप पानी पियो, वो भी नहीं चलेगा ना। लोग इतनी मेहनत करेंगे, इससे अच्छा तो वो पानी नहीं पियेंगे, है ना। एक बार पी लेगा इंसान, दो दो बार पी लेगा, तीन बार पी लेगा, पर हमेशा कंटिन्यूअस रन में, लॉन्ग रन में नहीं हो सकता है ये चीज़। तो ये क्या, ये कुछ ऐसा आइडिया जो चल ही नहीं सकता, जिसका फिजिबिलिटी टेस्ट हो ही नहीं सकता है यहाँ पर। ठीक है, क्या क्लियर हो गया? ग्लास लिड था, उमेश ने याद है, सिपलाइन, यस यस, आई थिंक इट वाज सिपलाइन, परफेक्ट हर्षिता, इट वाज नॉट ग्लास लिड बट इट वाज सिपलाइन। हाँ, तो समझ आ गया ना, परफेक्ट। हाँ, बेली बटन शेपर करके भी एक प्रोडक्ट आया था विच मेक्स योर नेवल अ परफेक्ट राउंड शेप। अभी वो चलेगा क्या बाबा? कुछ नहीं चलने वाला। ये सब कौन आया था? ये सभी शार्क टैंक में आया था। गाइस, इज द वॉइस ओके? क्या वॉइस ओके है? क्योंकि 2-3 बच्चे ही मैसेज कर रहे हैं वॉइस इशू आ रहा है। मेजर एरियाज ऑफ फोकस ड्यूरिंग पाइवटिंग, पाइवटिंग का मेजर एरियाज ऑफ फोकस कौन सा है एक बार हम देख लेते हैं। कब कब पाइवटिंग होगी, कौन कौन से सिचुएशंस में हो सकती है। द फर्स्ट वन इज turning one feature of a product into the product itself resulting into simpler more streamlined offering। कभी कभी माइक फट रहा है, रुको, नहीं नहीं नहीं, रुको बेटा रुको, अभी सही करवा के ही जाएंगे हम। When you move the खर sound comes, ओके संजय। कभी कभी होता है बट कभी कभी भी नहीं होना चाहिए। अभी हमारे जैसे सी लॉ की क्लास में इनिशियल में हुआ था, फिर एकदम परफेक्ट और एकदम स्मूथ गया था, है ना। नहीं, जैकेट का इशू नहीं है प्रेरणा, मैंने कंफर्म करवा दिया आईटी पर्सन से, इट इज नॉट अबाउट जैकेट। ठीक है, वो माइक का ही कोई लिड का प्रॉब्लम है एंड दैट विल बी सॉर्टेड। उन्होंने किया था सही, पर लेट्स सी, चलो देखते हैं। अभी इज इट ओके? चलो 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 चलो, इधर इधर फोकस, है ना। तो द फर्स्ट वन इज, आप क्या कर रहे हो, आपका कोई प्रोडक्ट है, उसके फीचर को ही इतना प्यारा फीचर है, इतना प्यारा फीचर है कि आप टोटल उसका बिजनेस करना चाह रहे हो, आप उसको आगे देना चाह रहे हो। इट कैन बी पॉसिबल, राइट। तो द फर्स्ट वन इज, मानो मानो जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल ले, क्या फीचर टर्न करने वाला है? हाँ, तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं एक कैमरा बनाने वाली हूँ।
बेसिकली मैं क्या करने वाली हूँ, मैं एक ऐसा कैमरा बनाने वाली हूँ जिसमें आप बहुत सुंदर लगोगे। अरे अगर हो नहीं तो भी बहुत सुंदर लगोगे। वैसे तो ईच एंड एवरी वन इज ब्यूटीफुल, लेकिन आप तो हद से ज़्यादा ही सुंदर लगने वाले हो। इट मीन्स आपके ड्रेसेस चेंज हो जाएंगे, एक एक क्लिक में आपकी ड्रेसेस चेंज हो जाने वाली, आपकी एसेसरीज चेंज हो जाने वाली है, आपके फुटवेयर चेंज हो जाने वाले हैं और आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। मैं एक ऐसा फीचर लेकर आई हूँ कैमरा में, तो मैं, मेरा मेन मोटिव क्या था, मैं उस कैमरे का बिजनेस करने वाली हूँ। तभी मैं सोचती हूँ मैं पाइवटिंग करती हूँ और मेरे प्रोडक्ट का जो एक फीचर है उसी का ही मैं बिजनेस करने वाली हूँ। मैं प्रोडक्ट सेल नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ उस फीचर का ही मैं बिजनेस करने वाली हूँ। तो ये क्या हो गया, पाइवटिंग हो गया। मैंने मॉडल थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जिसमें इन वन क्लिप यू कैन चेंज योर ड्रेसेस, यू कैन चेंज योर एसेसरीज, यू कैन चेंज योर फुटवेयर, और बस मेहनत खत्म तैयार होने की। स्पेशली गर्ल्स के तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ना। ठीक है, तो ये हो सकता है आपका जो वन फीचर ऑफ अ प्रोडक्ट है उसको ही आप किस में ट्रीट कर रहे हो, उसी को ही आप प्रोडक्ट में यहाँ पर ट्रीट कर रहे हो। एम आई वेरी क्लियर? नेक्स्ट है, अ प्रोडक्ट इज टर्न्ड इनटू अ फीचर ऑफ अ लार्जर सूट ऑफ फीचर एज अ पार्ट ऑफ अनदर प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट है जिसमें पहले एक ही फीचर था, बट नाउ यू आर ट्राइंग इसमें और ज़्यादा मोर एंड मोर फीचर्स लेकर आओ। तो ये हो सकता है, ये भी पाइवेटिंग में हो सकता है, राइट गाइस? इधर फोकस करें। Each and every one is beautiful in their own way. So please, that's not the topic at all, Shailesh Kumar, right? Next is focusing on a different set of customers by positioning a company into a new market or vertical. बेसिकली आप क्या कर रहे हो, अभी आप आपका कस्टमर बेस ही यहाँ पर चेंज कर रहे हो, आप किसी और मार्केट में जा रहे हो। पहले मेरा कस्टमर बेस था यंग लोग, है ना, लेकिन अभी मेरा कस्टमर बेस क्या हो गया, ऐसे लोग जिनकी एज 40 to 50 के बीच में है। तो यहाँ पर आई एम चेंजिंग माई कस्टमर बेस, मैं एक नए मार्केट में जा रही हूँ, एक नए वर्टिकल में जा रही हूँ। इस तरह से भी आपकी पाइवेटिंग हो सकती है। आप प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप ऐप में थे, आप किसी सॉफ्टवेयर में जा रहे हो, आप फिजिकल थे, आप ऑनलाइन मोड में जा रहे हो, राइट? तो यू कैन चेंज योर प्लेटफॉर्म हियर। नेक्स्ट इज एम्प्लॉइंग अ न्यू रेवेन्यू मॉडल टू इंक्रीज मोनेटाइजेशन। आप एक नया तरह का रेवेन्यू मॉडल लेकर आए हो सो दैट मनी मेकिंग बिकम्स ईजी, मोनेटाइज कर पाओ आप चीज़ों को। ठीक है, एड बेस्ड रेवेन्यू हो सकता है या फिर कुछ सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो सकता है। अगर आपने शार्क टैंक इंडिया में कुछ एपिसोड्स देखे होंगे, देयर वुड बी सम एंटरप्रेन्योर्स जो ना सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल लेकर आते हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज द सेंस ऑफ मोनेटाइजेशन। आप इजीली मोनेटाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पेनू ने 1 महीने का सब्सक्रिप्शन, अगर आप 5 to 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो कुछ ऑफ मिलने वाला है। तो एक तरह का नया रेवेन्यू मॉडल आप जनरेट कर सकते हो, दैट इज द सब्सक्रिप्शन मॉडल। कुछ होता है एड बेस्ड रेवेन्यूज, तो इस तरह से मॉडल आ सकते हैं। Next is using innovation technology solution to build a product, thereby reducing the cost of manufacturing and creating a more reliable product. आप ऐसी innovative technology use कर रहे हो जिससे आप cost reduce कर सकते हो और एक more reliable product यहाँ पर बना सकते हो। So these are nothing but these are the major areas of pivoting। कहाँ कहाँ पर आपकी pivoting होती है, कहाँ कहाँ focus areas है यहाँ पर। Am I very clear? एक बच्चे ने लिखा था, मैम आप बहुत क्यूटली पढ़ाते हो, आई डोंट रिकॉल देयर नेम। अब इतने क्यूट क्यूट बच्चे होंगे, इतने क्यूट क्यूट नादान परिंदे होंगे, तो हम क्यूटली पढ़ाएंगे ना, है ना? एंड बाय द वे थैंक यू सो मच। सी इट्स लाइक जब आप बच्चों के साथ पढ़ाते हो, सो यू हैव टू बी दैट। थोड़ा सा बचपना होना जरूरी है जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, नॉट इन द सेंस ऑफ नॉलेज ऑब्वियसली। Yes, perfect. साधक हैव गिवन द एग्जाम्पल, मैम जियो सिनेमा एड बेस्ड है, हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, और भी आपको OTT प्लेटफॉर्म्स दिखेंगे। ठीक है, तो एम आई वेरी क्लियर? और नेक्स्ट क्या है, चले तो चांद तक, नहीं तो नीचे एग्जिट कर दो। सो बेसिकली 4th स्टेज में आपको पता चल जाएगा कि हमारा स्टार्टअप कितना चल रहा है। अगर कंपनी ने अच्छा इकोनॉमिक हेल्थ अटेन किया है, इट मीन्स कंपनी का पोजीशन बहुत अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग में है, कस्टमर्स को अटेन कर रही है, यहाँ पर कंपनी का साइज ठीक है, प्रोडक्ट मार्केट एकदम परफेक्ट है, तो उस केस में कंपनी का ग्रोथ हो जाएगा। फिर तो मस्त, मतलब कंपनी IPO वगैरह लेकर आएगी, सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, आपको स्टार्टअप को एग्जिट करना यहाँ पर रहेगा, स्टार्टअप को वाइंड अप करना रहेगा। चले, क्लियर है? अच्छा ओके, यू हैव सम डाउट इन दिस? बताओ कौन से पॉइंट में डाउट है, इन विच पॉइंट्स, कौन से पॉइंट में डाउट है?
बताओ एक बार, इफ यू वांट मैं सभी को बता देती हूँ। yes नेहा, दे फील सिमिलर बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। सी ऐसा कहीं भी कुछ भी एक्ट में लिखा हुआ नहीं, इट्स जस्ट दैट द एंटरप्रेन्योर्स एंड द कस्टमर्स हैव डिसाइडेड कि जब भी कोई भी पर्सन मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स। तो हल्का हल्का सा ही स्लाइट डिफरेंस आपको लगेगा इसमें, है ना। वैलिडेशन और पाइवटिंग मतलब देखो चांदनी, वैलिडेशन में यू विल सी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कस्टमर्स को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, कस्टमर्स का फीडबैक क्या है। इन पाइवटिंग आप आपका बिजनेस मॉडल पूरा चेंज कर रहे हो, ठीक है। ओके अमृता, वी विल वर्क ऑन दैट, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। ठीक है, हम ई नोट्स का देख लेंगे। ओके इस सारे पॉइंट्स में आई एम गोइंग टू रिपीट इट वंस अगैन। पर अभी क्या, अभी पूरा दिल, ये वाला दिल और ये वाला दिमाग जितना भी है इधर रखोगे, है ना। चलाओ फिर से सुनो एक बारी, नो वरीज। सबसे पहला क्या करने वाले हो आप, पाइवटिंग मतलब क्या हो रहा है, पाइवटिंग बेसिकली मीन्स आप अपना बिजनेस स्ट्रेटेजी पूरा चेंज कर रहे हो। पहले मैं सेल करती थी फॉर एग्जांपल कपकेक्स वगैरह सेल करती थी, अभी मैंने सोचा छोड़ो कपकेक्स वगैरह, मैं क्या सेल करने वाली हूँ, मैं तो ना फ़ोन सेल करने वाली हूँ। तो व्हाट आई हैव डन इज मैं अपना बिजनेस मॉडल बिजनेस स्ट्रेटेजी पूरा चेंज कर रही हूँ। कुछ तरीके हैं किस किस तरीके से पाइवटिंग हो सकती है। आपका प्रोडक्ट का कोई एक फीचर है, ठीक है, प्रोडक्ट आप सेल करने चाह रहे हो, अभी आप क्या करोगे, सिर्फ एक ही फीचर पे काम करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें कैमरे का एग्जांपल दिया है, ठीक है, अभी मैं उस फीचर पे काम करने वाली हूँ और आगे मैं हर एक कैमरे में वो फीचर सेल कर सकती हूँ, वो जो चीज़ बनाई है वो आगे सेल कर सकती हूँ। तो मैंने पूरा पाइवटिंग कर दिया, एक ही फीचर ऑफ प्रोडक्ट को मैंने प्रोडक्ट में टर्न यहाँ पर कर दिया है। एम आई वेरी क्लियर ऑन द फर्स्ट लाइन। सेकंड पे जा रही हूँ मैं, आपका जो प्रोडक्ट है उसमें एक ही फीचर था, सिंगल फीचर था, अभी आप उसमें बहुत सारे फीचर्स लेकर आ रहे हो, दैट इज यू आर टर्निंग योर प्रोडक्ट इनटू मल्टीपल फीचर्स। आप लोगों ने देखा होगा एक एपिसोड आया था जहाँ पर सोप्स थे और इतने प्यारे प्यारे सोप्स थे, इतनी वेराइटी के सोप्स थे, इट फील्स लाइक यू विल ईट दैट सोप्स। मतलब आइसक्रीम के शेप में था, है ना, कुछ कपकेक्स के शेप में थे सोप्स, बहुत प्यारे थे यहाँ पर, उसमें अलग अलग तरह के फीचर्स होते थे। तो यही आप कर सकते हो, आप एक प्रोडक्ट को मल्टीपल फीचर्स दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज आप डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर्स पे फोकस कर सकते हो, बेटा समझो, है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा सेट ऑफ फोकस था बच्चे, मैं बच्चों पे फोकस कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है नहीं ये उनके लिए सही नहीं, तो ऑन होम आई एम फोकसिंग इज जो यंगर पीपल होते हैं मैं उन पे फोकस कर रही हूँ। तो मेरा जो सेट ऑफ कंज्यूमर्स है, मेरा टारगेट मार्केट यहाँ पर चेंज हो रहा है। नेक्स्ट इज आप प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हो, पहले मैं सभी को ऐप पे सेल करती थी, लेकिन नहीं अभी मैं सॉफ्टवेयर पे सेल कर रही हूँ, या पहले सॉफ्टवेयर पे सेल करती थी ऐप पे कर रही हूँ, पहले फिजिकली था अभी मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, या ऑनलाइन था अभी मैं फिजिकली कर रही हूँ। तो मैं मेरा प्लेटफॉर्म ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वो यहाँ पर चेंज कर रही हूँ, ठीक है। See, the reason why I am changing business is that I want to give you each and everything's idea. मैं चाहती हूँ आपको हर एक चीज़ का आइडिया मिले, आप चीज़ों को रिलेट कर पाओ। आई होप दैट इज नॉट कंफ्यूजिंग एट ऑल। यस पीयूष आनंद। नेक्स्ट इज आप क्या कर रहे हो, एक नया रेवेन्यू मॉडल लेकर आ रहे हो सो दैट आपका मोनिटाइजेशन इंक्रीज हो। पहले जिसमें मैं बिजनेस कर रही थी वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड नहीं था, लेकिन अब मैं जो बिजनेस मॉडल लेकर आई हूँ दैट इज सब्सक्रिप्शन बेस्ड, सो दैट मेरा मोनिटाइजेशन इंक्रीज होगा। आप ऐसा कर सकते हो, आप एड बेस्ड यहाँ पर कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन बेस्ड यहाँ पर कर सकते हो। एंड लास्टली आप आपके प्रोडक्ट में कुछ नया इनोवेशन टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हो सो दैट द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उस प्रोडक्ट को बनाने का जो खर्चा है वो मिनिमाइज हो जाए। तो आप ऐसा नया तरीका इनोवेट यहाँ पर कर रहे हो और एक अच्छा ज़्यादा रिलायबल प्रोडक्ट बना रहे हो। जैसे मुझे समझ आ गया यार, बच्चा ज़्यादा मेरा चॉकलेट्स लेगा अगर मैं उसके अंदर कोई छोटा छोटा सा टॉय देती हूँ, या व्हाट यूज टू डू इन आर टाइम्स, जब मैं बच्ची थी इट वाज लाइक कि बहुत सारे कुरकुरे चिप्स में ना प्रोडक्ट आते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट के प्रोडक्ट आते थे, और कुछ नहीं छोटे छोटे बच्चों वाले जैसे किंडर जॉय में आ रहे हैं, तो वैसे ही तो बच्चे उस एक्साइटमेंट में खरीद लेते हैं। एंड दैट वाज इट, आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो। दिस विल ऑल्सो कम अंडर पाइवटिंग। आई होप आई एम वेरी क्लियर, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ एंड एग्जिट फोर्थ स्टेज में बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आपके स्टार्टअप सब कुछ अच्छा चल रहा है तो स्टार्टअप ग्रो कर लेगा, आगे चला जाएगा, आईपीओ वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। अदरवाइज नहीं चला स्टार्टअप तो स्टार्टअप को बंद करना पड़ेगा, स्टार्टअप एग्जिट हो जाएगा, ठीक है।
चारों स्टेजेस लिखकर बताओ फटाफट चैट बॉक्स में। हाउ टू कंप्लीट बैकलॉग, सो इट इज़ अ मेजर क्वेश्चन ऑफ सोल एडिट्स कि बैकलॉग को कैसे कंप्लीट करा जाए। ठीक है, तो बैकलॉग को कैसे कंप्लीट करा जाए ये मैं एंड में बताऊँ सोल एडिट्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, एक बार हम पहले ये चीज़ पढ़ लेते फिर मैं एंड में बताती। राइट, फटाफट फटाफट क्या था हमारा स्टेप्स क्या थी? आइडिएशन एंड डेवलपमेंट, वैलिडेशन, अर्ली ट्रैक्शन एंड पाइवटिंग। दीज आर द 4 स्टेप्स ऑफ आवर लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप। क्या ये दिमाग में गया? पक्का से गया? थोड़ा थोड़ा गया कि पूरा पूरा दिमाग में चला गया? थोड़ा थोड़ा गया, पूरा पूरा दिमाग में गया? अच्छा, अभी देखो रजिस्ट्रेशन स्टेप्स, हमें स्टार्टअप को रजिस्टर कैसे करवाना रहेगा, व्हाट आर द रजिस्ट्रेशन स्टेप्स। तो थोड़ा थोड़ा हम लास्ट क्लास में पढ़कर आए, आज एकदम पूरा डिटेल में यू आर गोइंग टू रीड विद मी। ठीक है, देखिए स्टार्ट करने वाले हैं। वेरी गुड गाइस। तो द फर्स्ट स्टेप इज हाउ टू रजिस्टर द स्टार्टअप में इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी। आप सबसे पहले बिजनेस एंटिटी को इनकॉर्पोरेट करो, और कौन होगा यहाँ पे बिजनेस एंटिटी? ईदर इट कैन बी अ पार्टनरशिप फॉर्म, ईदर इट कैन बी अ प्राइवेट कंपनी और LLP। तो पहले इनकॉर्पोरेट तो करो, हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया, देन यू हैव टू रजिस्टर विद स्टार्टअप इंडिया। ये जो वेबसाइट है, जो ऐप है, उस पर उसको रजिस्टर कराओ, www.startupindia.gov.in पे रजिस्टर करवा दो एज अ स्टार्टअप। अच्छा, वहाँ पर एप्लीकेशन किसके पास जाती है? DPIIT के पास जाती है। या तो DPIIT रिकॉग्नाइज करेगा एज अ स्टार्टअप, या फिर रिजेक्ट करेगा, विथ रीजंस बताएगा। तो आपको रिकॉग्निशन लेना है फ्रॉम DPIIT। आपने अप्लाई किया रिकॉग्निशन के लिए, आप कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजोगे, अगर सब कुछ सही लगता है DPIIT को, तो वो आपको रिकॉग्निशन नंबर दे देगा। ये बताया मैंने प्रोसेस शॉर्ट में। अब देखते हैं लॉन्ग में क्या प्रोसेस है। सो रजिस्ट्रेशन स्टेप्स, सबसे पहला इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी इनकॉर्पोरेट करो। सो ऑब्वियसली स्टार्टअप से पहले या तो आपकी प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, पार्टनरशिप फॉर्म, या LLP होनी चाहिए। दीज आर द 3 फॉर्म्स जिसमें आपका स्टार्टअप हो सकता है। सो फर्स्ट स्टेप इज टू इनकॉर्पोरेट अ बिजनेस एंटिटी। इफ इट ऑल, अगर आप कंपनी बना रहे हो, सो कंपनी कैसे बनाओगे? कौन सा फॉर्म होता है कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए? स्पाइस प्लस में कंपनी को इनकॉर्पोरेट करो। अलग अलग तरह की कंपनीज होती है, हमें मैटर नहीं करता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी ही स्टार्टअप बन सकती है, वही रिकॉग्नाइज हो सकती है। तो इतनी डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, अदरवाइज ये सिर्फ बता रखा है इंडिया में कितने तरह की कंपनी होती हैं। चार्टर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने कंपनी के, विच इज़ MOA और AOA। ठीक है, उसके बाद कंपनी ऐसे ही तो इनकॉर्पोरेट होती नहीं है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है। सी इट इज़ टोटली ओके अगर आप नॉर्मल इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का प्रोसेस भी लिख कर आते हैं। तो क्या है? प्री इनकॉर्पोरेशन फैसिलिटी, आपको DSC लेना है डायरेक्टर से, दिन लेना है उन पर्सन से हु आर प्रपोज टू बी डायरेक्टर, जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या? स्पाइस प्लस फाइल करो EAOA और EMOA के साथ। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू हो गया ROC से, अब आपकी कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगी। क्या यहाँ तक क्लियर है? बहुत ऐसा कुछ हार्ड डिफिकल्ट लगा? इजी पीजी। सो द फर्स्ट स्टेप वॉज इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी। एक बिजनेस एंटिटी इनकॉर्पोरेट करो, इट कैन बी इधर अ प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, या फिर LLP हो सकती है। उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए नॉर्मल प्रोसेस आपको करना है, स्पाइस प्लस फाइल करना है, कुछ प्री इनकॉर्पोरेशन फैसिलिटीज़ है, DSC होना चाहिए, DIN होना चाहिए, स्पाइस प्लस MOA और AOA फाइल कर दो। जैसे ही इनकॉर्पोरेट हो गई है, इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बन गई। अभी क्या करो? स्टार्टअप इंडिया के साथ रजिस्टर करो। तो रजिस्टर विद स्टार्टअप इंडिया, एक बार आपकी बिजनेस इनकॉर्पोरेट हो गया, यू हैव टू रजिस्टर विद स्टार्टअप इंडिया। ये प्रोसेस कैसा है? एकदम सिंपल है। ठीक है, एकदम सिंपल प्रोसेस है, एकदम ऑनलाइन प्रोसेस है ये। व्हाट यू हैव टू डू इज, स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर जाओगे, क्लिक करोगे रजिस्टर बटन पर, बताया ना मैंने वेबसाइट www.startupindia.gov.in। ठीक है, तो आपने इसकी वेबसाइट पे गए, यू हैव टू क्लिक ऑन द रजिस्टर बटन हियर। आफ्टर दैट आपको आपका नाम मेंशन करना है, आपका ईमेल ID, मोबाइल नंबर और पासवर्ड।
करेंगे, नॉर्मल है। एंड आफ्टर दैट आपको रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने रजिस्टर बटन पे क्लिक किया, एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। यू हैव टू मेंशन दैट OTP, सारी डिटेल्स डालोगे और आपकी स्टार्टअप प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। एकदम सिंपल, आपकी इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट करने जैसा है। सो बेसिकली वेबसाइट पर जाना है, आपका नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड मेंशन करना है। एक OTP आएगा, उस OTP को डालो और इन सारी स्टेप्स के बाद आपका स्टार्टअप इंडिया प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है हमें? नेक्स्ट क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया प्रोफाइल तो क्रिएट हो गया है। अभी हमें रिकॉग्निशन चाहिए। किससे रिकॉग्निशन चाहिए बाबा? DPIIT से रिकॉग्निशन चाहिए। जैसे आपको ICSI से रिकॉग्निशन चाहिए होती है ना, कितना ही नॉलेज हो, लेकिन जब तक कि एग्जाम क्लियर नहीं होंगे आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। हो सकता है आपके पास नॉलेज ज़्यादा, बट एग्जाम क्लियर करना मैटर करता है, तभी ICSI से रिकॉग्निशन मिलेगी। वैसे ही यू हैव टू टेक द रिकॉग्निशन फ्रॉम DPIIT, तभी एग्जाम्शंस मिलेंगे यहाँ पर। तो आपको जैसे ही जैसे स्टार्टअप के लिए आप हो जाते हो, क्रिएट हो जाते हो, यू हैव टू टेक द रिकॉग्निशन फ्रॉम DPIIT विच इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। रिकॉग्निशन मिल गया तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, यहाँ पर ना स्टार्टअप को लालच दिया जाता है। ठीक है, स्टार्टअप को लालच दिया जाता है कि अगर तुम्हें DPIIT से रिकॉग्निशन मिल गया तो हम तुम्हें बेनिफिट्स देने वाले हैं। पेटेंट की कॉस्ट में 80% रिबेट मिलेगी। टैक्स एग्जेम्पशन यहाँ पर मिलेगा, वो भी 3 साल के लिए। एंजल टैक्स से भी एग्जेम्पशन मिलने वाला है आपको। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इफ़ यू गेट रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम DPIIT। ओके, तो हम रिकॉग्नाइज हो जाते हैं DPIIT से। आप एप्लीकेशन भेजोगे रिकॉग्निशन के लिए। जैसे ही स्टार्टअप रिकॉग्निशन फॉर्म में डिटेल्स फिल करोगे, आप यहाँ पे सारी डिटेल्स दोगे। एड्रेस क्या है ऑफिस का, रिप्रेजेंटेटिव कौन है, डायरेक्टर्स या पार्टनर्स कौन है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, स्टार्टअप एक्टिविटीज़, और सेल्फ सर्टिफाई करोगे आपके फॉर्म को। यू विल अप्लाई फॉर रिकॉग्निशन। किसके पास अप्लाई कर रहे थे बेटा? DPIIT के पास अप्लाई करो कि हमें रिकॉग्नाइज कर लो एज अ स्टार्टअप। डॉक्यूमेंट्स आपको सारे रेडी रखने हैं फॉर गेटिंग द रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड ऑन द स्टार्टअप इंडिया पोर्टल। जरा देखेंगे क्या डॉक्यूमेंट्स है मेरे साथ। सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो अगर प्राइवेट कंपनी या फिर LLP, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। पार्टनरशिप फॉर्म है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। पैन नंबर चाहिए होगा, ओके मैम। प्रूफ ऑफ फंडिंग चाहिए होगा, अगर किसी ने पहले आपको पैसा दिया होगा तो प्रूफ ऑफ फंडिंग दे दो। ठीक है, अभी मेरा आइडिया इतना प्यारा लगा, इतना प्यारा लगा, किसको? अरे मुकेश अंबानी को यार, मुक्कू को इतना प्यारा लगा कि उन्होंने मुझे पहले ही फंडिंग दे दी है। तो प्रूफ ऑफ फंडिंग है तो मैं वो भी बता सकती हूँ। ठीक है, ऑथोराइजेशन लेटर बता दो। आपके मतलब LLP के लिए ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन है, कंपनी के लिए कौन है, और पार्टनरशिप फर्म के लिए कौन है। कौन कंपनी के बिहाफ पे, LLP के बिहाफ पे, पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे ऑथोराइज करने वाला है, कौन यहाँ पर रिप्रेजेंट होने वाला है। आपका कॉन्सेप्ट का प्रूफ भी आप बता सकते हो। अगर आपने कभी कोई पिच बोली हो, शार्क टैंक इंडिया में पिच देखी होगी ना आपने, वो आते और अपने कोई पिच बोलते हैं, तो वो पिच का आप प्रूफ दे सकते हो। कोई वेबसाइट है तो वो बता सकते हो, आप कोई वीडियो है वो बता सकते हो। ऑलरेडी आपने कुछ इन्वेंशन किया है तो उसके लिए यू मस्ट हैव टेकन द पेटेंट, है ना। पेटेंट लिया होगा तो आप पेटेंट की डिटेल्स दो। ट्रेडमार्क लिया होगा, कोई लोगो या डिज़ाइन बनाया तो आप उसकी डिटेल्स दे सकते हो। लिस्ट ऑफ अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स ऑफ रिकॉग्निशन, अभी बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले, तो उसकी लिस्ट भी दे सकते हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू कीप रेडी फॉर गेटिंग द रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड। अगर चाहते हो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो जाए तो इन सभी को क्या करना है, यहाँ पर रेडी रखना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रख दिया हमने, एप्लीकेशन कर ली है। अभी फाइनली एक रिकॉग्निशन नंबर जनरेट हो जाएगा। स्टार्टअप के लिए हमको मिल जाएगा एक रिकॉग्निशन नंबर। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो कब इशू होगा, जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन हो जाते हैं, आफ्टर दैट वो इशू हो जाएगा। इट मीन्स 2 दिनों के अंदर अंदर हो जाएगा आफ्टर सबमिटिंग द डिटेल्स ऑनलाइन। यू हैव सबमिटेड द डिटेल्स ऑनलाइन, वहाँ से 2 दिन के अंदर अंदर क्या मिल जाएगा आपको, रिकॉग्निशन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है क्या ये डन है? हाँ जी,
तो बेसिकली दिस इज द शॉर्ट, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। द फर्स्ट वन इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी, बिजनेस बनाओ, स्टार्टअप इंडिया के साथ रजिस्टर करो, रिकग्निशन ले लो DPIIT से, एप्लीकेशन भेजो रिकग्निशन के लिए, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो, एंड फाइनली यू विल गेट द रिकग्निशन नंबर। इट इज इराद जी, ठीक है, इराद जी, इराद जी। आई से क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी, आर से रजिस्टर विद स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। फिर एक और आर से क्या है हमारा, रिकग्निशन फ्रॉम DPIIT, ए से एप्लीकेशन भेजो रिकग्निशन के लिए, डी से डॉक्यूमेंट सबमिट करो, जी से गेट द रिकग्निशन नंबर। इराद जी, बोलो 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 मेरे साथ, तुम्हारे इरादे कुछ भी हों पर तुम्हें बोलना है, इराद जी। क्या क्या रजिस्ट्रेशन स्टेप्स है, अगैन इट इज इंपॉर्टेंट, इट कुड बी डेफिनेटली आस्क्ड, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है तो ये पूछ सकते हैं। आई से इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी, आर से क्या है, रजिस्टर विद स्टार्टअप इंडिया, एक और आर से क्या है, आपको रिकग्निशन नंबर, रिकग्निशन फॉर्म लेना है DPIIT से, IRA हो गया, अप्लाई करो आप यहाँ पर, डी से डॉक्यूमेंटेशन करके जाओ सारा, एंड जी से गेट द रिकग्निशन नंबर, ठीक है। राध जी, आर स्क्वायर है, डू नॉट फॉरगेट दिस। डन है, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेट करा हमने बिजनेस एंटिटी सबसे पहले कंपनी के फॉर्म में, तो पूरा कंपनी का प्रोसीजर, रजिस्टर करो स्टार्टअप इंडिया के साथ, यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल पर क्या क्या डिटेल्स भरनी है, आपका नाम नॉर्मल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनता है वैसे ही है, OTP आएगा, OTP डालोगे और आपका स्टार्टअप इंडिया प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट हो गया है, रजिस्टर कर दिया। अब आपको DPIIT के साथ रिकग्निशन चाहिए, क्यों चाहिए रिकग्निशन, तो सारे बेनिफिट्स मिल पाएंगे ना, इसलिए हमें रिकग्निशन चाहिए। तो फिर अब ए से क्या करोगे, आप अप्लाई करोगे रिकग्निशन के लिए, स्टार्टअप रिकग्निशन फॉर्म फिल करोगे जिसमें सारी डिटेल्स होगी, आपके ऑफिस का एड्रेस क्या है, कौन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, क्या इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्टर्स कौन है, सेल्फ सर्टिफिकेशन, डी से डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखोगे आप। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन में क्या हो रहा है, लेट्स चेक, जरा जरा देख लिया जाए। पी से पैन नंबर है हमारा, पी से प्रूफ ऑफ फंडिंग है, ठीक है, ए से ऑथराइजेशन लेटर है, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है, डन। आई से इनकॉर्पोरेशन है, और एक और पी कर लेते हैं, हाँ जी, इस तरह से याद कर सकते हो। बिल्कुल साधक, पार्ले जी नहीं, राध जी। तो बहुत कुछ सीख लोगे इस चीज से। तो द थिंग इज, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं फॉर रजिस्ट्रेशन, पी से क्या हो गया हमारा, पैन नंबर रेडी रखना है, ओके दीदी पैन नंबर रेडी रखेंगे हम, और एक और पी से याद रख दो, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, ठीक है, पैन नंबर, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, ए से ऑथराइजेशन लेटर। ये जो पी स्क्वायर है उससे दो चीजें, प्रूफ ऑफ फंडिंग और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया। एक और आई से क्या, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। लास्टली एल से लिस्ट ऑफ अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स जो भी आपको मिले हैं। क्या ये डन है, क्या हो सकता है प्रियांशी, पापा आई, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है प्रियांशी, डेफिनेटली हो सकता है, पापा आई भी हो सकता है, जो जैसे आपको याद रखता है वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आई एम ग्लैड कि आप खुद निमोनिक बना के खुद ये चीज सीख रहे हो, तो इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली है, ठीक है। क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, पापी एल, पी से क्या है हमारा, पैन नंबर और पेटेंट ट्रेडमार्क एक साथ याद रखेंगे, ए से ऑथराइजेशन लेटर, ये वाले पी से दो चीजें, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट भी और प्रूफ ऑफ फंडिंग भी, आई से क्या, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, एल से लिस्ट ऑफ अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स। डन 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 है। लास्टली क्या मिलेगा आपको, रिकॉग्निशन नंबर मिल जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स कितने दिनों में, 2 दिनों में मिलता है, पक्का से। रजिस्ट्रेशन स्टेप्स क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। कंपनी का पैन नंबर विनीत, क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी ना, तो COI में पैन नंबर मिल जाएगा, सो कंपनी का ही चाहिए ऑब्वियसली।
चलो चलो चलो, लेट्स प्रोसीड फर्दर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर स्टार्टअप। एक स्टार्टअप के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर क्या है? द फर्स्ट वन इज चूज द राइट लीगल स्ट्रक्चर फॉर द स्टार्टअप। अभी तो मैं स्टार्टअप में बिजनेस करना चाहती हूँ, वी ऑल नो वी हैव 3 ऑप्शंस, और जहाँ पर ऑप्शंस होते हैं ना हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, ये ले या ये ले आए, इस फॉर्म में बिजनेस करें या इस फॉर्म में बिजनेस करें। सो मेक श्योर यू चूज द राइट लीगल स्ट्रक्चर फॉर स्टार्टअप। जब भी आप बिजनेस करना चाहते हो आप स्टार्टअप के लिए एकदम परफेक्ट लीगल स्ट्रक्चर चूज करो। इट कुड बी अ पार्टनरशिप फॉर्म, इट कुड बी अ कंपनी, और इट कुड बी LLP, लेकिन देखना तुम्हारे लिए कौन सा रेलिवेंट और एकदम राइट लीगल स्ट्रक्चर चूज करना रहेगा। तो वही बात बताई गई है, अप्रोप्रिएट लीगल स्ट्रक्चर चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज वन ऑफ द क्रूशियल डिसीजन, और डिसीजन लेना ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंस। ठीक है, LLP ले सकते हो, प्राइवेट कंपनी ले सकते हो, या पार्टनरशिप फॉर्म का डिसीजन आप ले सकते हो। सेकेंड पॉइंट बोलता है रजिस्ट्रेशन एंड बिजनेस लाइसेंस। अभी एक बार यू हैव डिसाइडेड कि आपको ये स्ट्रक्चर में बिजनेस करना है, मेक श्योर जो भी रजिस्ट्रेशन लेने वो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर GST का रजिस्ट्रेशन लेना है तो वो करवा दो रजिस्ट्रेशन। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का रजिस्ट्रेशन करा दो। कोई बिजनेस का लाइसेंस चाहिए पोल्यूशन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, तो लाइसेंस भी आपको ले लेना रहेगा। थर्ड इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। स्टार्टअप है, कुछ तो नया किया होगा, कुछ तो इनोवेटिव किया होगा, डेवलपमेंट किया होगा, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होगा, तो कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका रजिस्टर करा दो। यानी कि इफ इट इज कॉपीराइट, कुछ लिखा है आपने तो कॉपीराइट ले लो। कुछ इन्वेंट किया है, एकदम तूफानी चीज इन्वेंट करिए, मतलब मैंने, मेरी मोस्ट फेवरेट है दैट इज एनीवेयर डोर। ठीक है, ये डोर खोलो और जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। ठीक है यार, कौन ट्रैवलिंग करे इतनी सारी। तो अगर मैंने ऐसा इन्वेंट किया एनीवेयर डोर तो उसको मुझे प्रोटेक्शन तो लेना होगा ना, क्योंकि तुम्हें पता है मार्केट में तो लोग बैठे हैं मेरा प्रोडक्ट को कॉपी करने के लिए। तो मैं पहले ही क्या कर लूँगी, पेटेंट ले लूँगी। तो यहाँ पे आप कॉपीराइट पेटेंट ले सकते हो। अगर मैंने कोई बहुत ही प्यारा तरह का लोगो डिज़ाइन या सिंबल बनाया है तो मैं उस ट्रेडमार्क का भी क्या कर लूँगी, रजिस्ट्रेशन करा दूँगी, प्रोटेक्शन ले लूँगी। वरना तो सब लोग कॉपी करेंगे ना मेरा प्रोडक्ट, और कितना बुरा लगता है ना कोई कॉपी करता है। ये वो तुम में से ही कोई लोग थे जो बच्चों को चीटिंग नहीं करवाते थे एग्जाम में, ठीक है ना। चलो, बाकी बच्चों को चीटिंग नहीं करवाते थे ना, ऐसा हाथ रख देते होंगे हमारी कॉपी में, मैं चीटिंग नहीं करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन में पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट को आप प्रोटेक्ट करवाने के लिए क्या करा दो, उसे रजिस्टर करवा सकते हो। राइट, नेक्स्ट इज फाउंडर इक्विटी स्प्लिट एंड वेस्टिंग। आप पहले ही डिसाइड कर लो, आप फाउंडर हो, कितनी इक्विटी आप आपके पास रखना चाहते हो और कितनी इक्विटी आप स्प्लिट करना चाहते हो, कितनी इक्विटी आप दूसरे लोगों को देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने शार्क टैंक में देखा होगा, बहुत सारे फाउंडर्स आते हैं, वो बोलते हैं वी वॉन्ट 1 करोड़ रुपीज़ फॉर 1% इक्विटी इन आर कंपनी। ठीक है, फिर वो 2 शार्क्स जिन्हें अच्छी लगती है कंपनी, वो थोड़ा सा गुसर पुसर करते हैं, डिसाइड करते हैं, साइड में जाते हैं, फिर बोलते हैं ओके वी विल गिव यू एन ऑफर, वी विल give you 1 crore but for 5% of our for 5% of the equity in the company। ठीक है, फिर वो जो दोनों फाउंडर्स होते हैं वो बोलते बाहर जाएंगे, वो बाहर जाके कुछ गुसर फुसर करते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पर फाइनली वो आते और डिसाइड करते हैं। इट मीन्स पहले ही डिसाइड कर दो कि आपको आपकी कंपनी का कितना इक्विटी अपने पास रखना है और कितना आपको स्प्लिट करना है, कितना आप देने को रेडी हो। तो इन द मीन टाइम, इन द इनिशियल फेज यू हैव टू डिसाइड कि कितना आपको इक्विटी अपने पास रखना है और कितना स्प्लिट करना है। नेक्स्ट इज फाउंडर अग्रीमेंट। अरे यार, जो फाउंडर है उसे क्या करना है, अग्रीमेंट में एंटर करना है। जिस भी पर्सन के साथ आप कर रहे हो, अगर कोई को फाउंडर है तो पहले ही आप अग्रीमेंट में एंटर करो, एक रिटर्न अग्रीमेंट में एंटर कर लो, दैट इज वेरी। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अभी यार ना प्यारा स्टार्टअप बनाया तो तुम सभी आओगे ना मेरे पास कि मैम एम्प्लॉयमेंट दे दो, तो तुम सभी आए मेरे पास तो मैं तुम्हें एम्प्लॉयमेंट दे तो दूंगी, लेकिन मुझे क्या करना है, एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बनाना रहेगा। एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मुझे यहाँ पर बनाना है, एम्प्लॉयज़ के साथ रिटर्न में एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। नेक्स्ट इज ESOP, एम्प्लॉय और स्टॉक ऑप्शन प्लान। हम सभी को पता है ESOP, ठीक है, पढ़कर आए शेयर एंड शेयर कैपिटल में, है ना। तो अभी यार मैं चाहती हूँ कि तुम सभी मेरी कंपनी में रहो, लंबे टाइम तक रहो, और तो तुम्हें कुछ लालच तो देना पड़ेगा, इसलिए मैं चाहूँ तो तुम्हें ESOP भी यहाँ पर दे सकती हूँ। ठीक है, थर्ड पार्टी अग्रीमेंट, अगर कोई थर्ड पार्टी की तो उसके साथ अग्रीमेंट कर दो, बीट बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन,
जो भी है उनके साथ अग्रीमेंट करो। इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर डिसाइड कर लो, कहाँ से कितना पैसा लेने वाली हूँ। इट मीन्स मैं कहीं से डेट लेने वाली हूँ, लोन लेने वाली हूँ, या फिर इक्विटी देकर पैसा लेने वाली हूँ किसी को, या गवर्नमेंट से कोई लोन लेने वाली हूँ, ग्रांट्स लेने वाली हूँ। आई हैव टू डिसाइड मेरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर कैसा होगा। एंड द लास्ट इज कंप्लाइंस मैनेजमेंट। कंप्लाइंस करना बहुत ज़रूरी है। यू आर ऑल आर गोइंग टू बी कंपनी सेक्रेटरीज, तो मेक श्योर कि आपकी कंपनी में, आपके स्टार्टअप में रूल्स रेगुलेशन सभी अच्छे से तरीके से फॉलो हो। दैट इज कंप्लाइंस शुड बी मैनेज। तो गिविंग यू अ मिनट, 5 to 6 टाइम्स अच्छे से रीड करो और समझो, और मेन मेन हेडिंग से याद करो, है ना। यस यस, अंदर का भी लिखना होगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, लेकिन अंदर का यू कैन डेफिनेटली राइट इन योर ओन लैंग्वेज। तो मेन क्या है इसमें, बुलेट पॉइंट्स मेन, इसलिए अंदर का लिखने के आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो जो भी मैंने समझाया है। तो उसको एक बार रीड कर लो अच्छे से। हो गया क्या? किसी पॉइंट में डाउट है? हाँ जी, किसमें डाउट है बताओ जरा। देखो, जिसमें डाउट है मैं थोड़ा सा तुम्हें लिखवा देती हूँ सो दैट यू गाइज विल हैव अ क्लैरिटी। थर्ड पार्टी अग्रीमेंट, बेसिकली आप किसी भी थर्ड पार्टी के साथ अग्रीमेंट करते हो बेटा, वो बैंक हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिससे आपने कोई पैसा लिया, या कोई और पार्टी भी हो सकती है। तो थर्ड पार्टी के साथ आपको एक अग्रीमेंट में एंटर करना है, और साथ ही साथ जो भी क्लॉजेस है, ठीक है, रिलेटेड टू हो सकता है ब्रीच, कि अगर किसी पार्टी ने अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया, क्या होगा, क्लॉजेस रिलेटेड टू ब्रीच, या फिर कोई भी क्लॉजेस हो सकती है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने वाली, है ना। ब्रीच, टर्मिनेशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो कैसे रिजॉल्व होगा, वो सभी इसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। तो ये सभी क्या करो, आप मेंशन कर दो। सॉर्टेड है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग में तो आपको डिसाइड करना है कि आपका इन्वेस्टमेंट किस तरह से होना चाहिए, ये भी लिखवा देती हूँ, ठीक है। जिसमें आप टर्म शीट एग्जीक्यूट करते हो, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ से आपको पैसा लेना है, आपको इक्विटी लेनी है, आपको लोन लेना है, किस तरह से पैसा लेना है। कंप्लाइंस मैनेजमेंट, ऑब्वियस सी बात है, मल्टीपल लॉज एप्लीकेबल होते हैं, तो यू हैव टू कंप्लाई ऑल द लॉज। अगर कंप्लाई नहीं किया है, इफ नॉट, तो क्या होगा, फाइन्स लगेगा। सिंपल है। अभी बताओ किसी और पॉइंट में डाउट है? बताओ बच्चा लोग। फाउंडर अग्रीमेंट इतना से बोलते हैं, सी मैं अकेली फाउंडर नहीं हूँ, मेरे से जो मेरा भाई है ना वो भी फाउंडर है। तो हम दोनों के बीच में अगर कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया तो हो सकता है बिजनेस पे इम्पैक्ट आए, एंड दैट इज वाई बोला गया अगर आपका कोई को फाउंडर है तो उसके साथ भी आप अग्रीमेंट में एंटर कर दो, दैट इज फाउंडर अग्रीमेंट। क्या ये समझा? इसको भी लिखवाऊं? लिखो लिखो लिखो, सबको लिख दो, है ना, कुछ मत तो
अग्रीमेंट में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिटवीन द फाउंडर्स ऑफ द स्टार्टअप, ठीक है। जो भी फाउंडर्स स्टार्टअप के उनके बीच में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फाउंडर इक्विटी स्प्लिट इन्वेस्टिंग मीन्स पहले ही डिसाइड कर लो कितना इक्विटी आप अपने पास रखना चाहते हो, कितना बाहर स्प्लिट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी 100% मेरे पास और मेरे भाई के पैसे, सो वी बोथ हैव डिसाइडेड हम ज़्यादा से ज़्यादा 20% जो है वो स्प्लिट करना चाहेंगे, पर 80% तो हमारे पास ही रखना चाहेंगे, ठीक है। डन है, ये तो इजी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, डिसाइड कर लो। सब इनको हलवा चाहिए है ना। डिसाइड हाउ मच टू बी स्प्लिट, ठीक है। डन है, बना बनाया हलवा मिल गया, सब में पॉइंट्स लिख दिए हैं। तो व्हाट इज इट, इट इज नथिंग बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ए स्टार्टअप। एक स्टार्टअप के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या, अभी मेरे साथ बोलो। सबसे पहले यू हैव टू चूज द राइट लीगल स्ट्रक्चर, चूज कर दिया। रजिस्ट्रेशन और बिजनेस लाइसेंस का ध्यान रखना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यहाँ पर प्रोटेक्शन चाहिए होगा। अभी फाउंडर से रिलेटेड क्या था, फाउंडर के बीच में अग्रीमेंट करना, फाउंडर की कितनी इक्विटी स्प्लिट करनी है, कितनी वेस्ट करनी है। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड 2 पॉइंट थे, एम्प्लॉयमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो एम्प्लॉय के साथ, और एम्प्लॉय को ईसॉप दे दो। थर्ड पार्टी के साथ अग्रीमेंट करो, अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर कैसा है वो डिसाइड करो, एंड कंप्लायंस, ठीक है। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन, पक्का हो गया। ये देखो, एफ से 2 पॉइंट है, ई से 2 पॉइंट है, टिक, फैटिक तो हो गया हमारा, फैटिक, ठीक है। आर आई, ठीक है। किराए फैटिक, क्या है ये पता नहीं पर याद हो जाएगा, है ना। किराए क्या हो गया, फैटिक, किराए फैटिक। सी से चूज राइट लीगल स्ट्रक्चर, आर से क्या, रजिस्ट्रेशन एंड बिजनेस लाइसेंस, आई से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, किराए हो गया फैटिक। एफ 2 बार है, फाउंडर एग्रीमेंट, और फाउंडर को कितना स्प्लिट करना है, कितना वेस्ट करना है। ई 2 बार है फैटिक का, ई से एम्प्लॉयमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट, ई सॉप करना है। टी से क्या, थर्ड पार्टी के साथ अग्रीमेंट का ध्यान रखना। आई से इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग, एंड एक और सी से कंप्लाइंस मैनेजमेंट। किराए फैटिक, किराए फैटिक, किराए फैटिक, किराए फैटिक, किराए फैटिक, मेरे साथ बोलना है, मैं अकेली नहीं बोलूंगी, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, आपको क्लियर होना है, आपको याद करना है। किराए फैटिक, CRIFETIC, किराए फैटिक, ठीक है। मैम आप अपना बुक पब्लिश कर दीजिए विथ निमोनिक्स, जल्दी जल्दी उज्जवल कुमार, ये करेंगे हम, है ना। डन है ये, सबको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए बेटा, कुछ मिस नहीं हुआ है। ओके ओके आदित्य, आई होप आई एम क्लियर नाउ। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल फॉर स्टार्टअप कंपनीज। आज हम लास्ट के पेपर में स्टार्टअप चैप्टर से क्या क्वेश्चन आए थे वो भी देखते हैं, ठीक है। क्या क्या डिफरेंट फाइनेंसिंग ऑप्शन है, अभी मेरे दिमाग में तूफानी सा आइडिया तो आ ही गया है, ठीक है। अभी तूफानी सा आइडिया तो आएगा, पैसा नहीं है यार, मनी नहीं है यार, अपना सपना मनी मनी, अभी मनी नहीं है, तो मनी के लिए स्टार्टअप को कौन कौन से फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच जानवी, एंड ऑब्वियसली नॉट क्यूटर देन ऑल ऑफ यू गाइज। क्या क्या फाइनेंसिंग ऑप्शन स्टार्टअप को कहाँ कहाँ से पैसा मिल सकता है, क्या क्या फाइनेंसिंग ऑप्शन है वो हम देखने वाले हैं। सो स्टार्टअप्स हैव 3 फाइनेंसिंग ऑप्शंस। पहला है इक्विटी फाइनेंसिंग, दूसरा है डेट फाइनेंसिंग, एंड थर्ड है ग्रांट। तीनों का मतलब समझ लेते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहला है हमारा इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होता है, जो तुम सभी लोग शार्क टैंक में देखा है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने शार्क टैंक इंडिया नहीं देखा, सो आई विल इंसिस्ट यू जस्ट वॉच 1 और 2 एपिसोड्स, आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लगेगा प्रैक्टिकली भी चीज़ें कैसी होती हैं। तो इक्विटी फाइनेंसिंग में बेसिकली द फाउंडर्स आर रेडी टू गिव देयर इक्विटी, वो अपना इक्विटी दे देंगे और बदले में दे विल नीड मनी, तो बोला जाता है इक्विटी फाइनेंसिंग। दूसरा है डेट फाइनेंसिंग, डेट में हम बेसिकली लोन देते हैं, लोन लेते हैं और इंटरेस्ट भी रीपे करते हैं। और ग्रांट तो क्या है,
भाई यार कटोरा लेके खड़े हो गए। सो गवर्नमेंट आपको पैसे देता है, दैट इज ग्रांट। समझ आ गया तीनों का मतलब। सो द फर्स्ट वन इज इक्विटी फाइनेंसिंग। इनको डिफरेंस किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स। पहला है नेचर। इक्विटी फाइनेंसिंग में आपको कोई रीपेमेंट यहाँ पर नहीं करना रहेगा। रीपेमेंट नहीं करना है मतलब मेरी कंपनी में किसने इन्वेस्ट किया, अरे मुक्कू ने इन्वेस्ट किया, मुक्कू बोलते ओके हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आपको 5 करोड़ देंगे और बदले में ना 5% इक्विटी देंगे। अरे मतलब मैं तो अंदर से बहुत खुश हो रही हूँ, ठीक है। मैंने कहा ठीक है ओके मुक्कू चलेगा। सो यहाँ पर मैं अपनी कंपनी की 5% इक्विटी दे रही हूँ और मुझे बदले में 5 करोड़ मिल रहा है। क्या मुझे रीपे करना है फंड्स? मुझे रीपे नहीं करना है 5 करोड़, बिकॉज मैंने अपनी कंपनी की यहाँ पर इक्विटी ही है। एम आई वेरी क्लियर? सो देर इज नो कंपोनेंट ऑफ रीपेमेंट, आपको रीपे नहीं करना है। द सेकेंड वन इज डेट फाइनेंसिंग। जो भी फंड इन्वेस्ट किया है वो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो रीपे करना रहेगा ना यार। अभी मैंने लोन ले लिया SBI बैंक से 1 करोड़ का, इंटरेस्ट पे 5% के, क्या मुझे उसे रीपे करना पड़ेगा? करना पड़ेगा यार। वहाँ पर आई हैव टू रीपे। यहाँ पर डेट आपको रीपे करना पड़ता है। ग्रांट वो तो मैं कटोरा लेके खड़ी हो गई थी ना, गवर्नमेंट ने दिया है, तो ग्रांट को रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं है। The way you teach is always easy to remember. Thank you so much, Ratul. And this is my only motive, that you understand and you learn in the class itself. ठीक है। नेक्स्ट है रिस्क। इक्विटी फाइनेंसिंग में रिस्क होता है क्या? ऑब्वियसली इन्वेस्टर के लिए बहुत हायर रिस्क है। अभी मुक्कू ने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट तो कर दिया है, ठीक है, पर रिस्क कैसा है? हायर है। उनको डर है ना यार ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। सो देयर इज अ रिस्क। रिस्क फैक्टर कैसा है? इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा हायर होता है उनके लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की कोई गारंटी नहीं है। जो 5 करोड़ रुपए है वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो इक्विटी फाइनेंसिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर रहता है इन्वेस्टर के लिए, ठीक है। ये जो रिस्क फैक्टर है डेट फाइनेंसिंग में कम हो जाता है, बिकॉज उनके पास ना सिक्योरिटी होती है। ऑब्वियसली अगर मैंने बैंक से लोन लिया है तो मैं कोई ना कोई तो असेट दूंगी, कोई ना कोई तो सिक्योरिटी यहाँ पर उन्हें देने वाली हूँ, तो उनके लिए रिस्क कम हो जाती है। और ग्रांट्स में तो कोई रिस्क है ही नहीं, कोई भी कोलैटरल नहीं देना, वो तो आपको डोनेशन यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रेशर फॉर रीपेमेंट। अभी अभी हम पढ़कर आए इक्विटी फाइनेंसिंग में प्रेशर नहीं होता रीपेमेंट का। हालांकि हमेशा हमें क्या करना होता है, जो इन्वेस्टर ने आपको पैसा दिया है उसकी वैल्यू बढ़ानी होती है। अगर 5 करोड़ दिए तो 5 करोड़ की वैल्यू बढ़ाकर देनी है, तो द प्रेशर इज कंपैरेटिवली लेस। डेट फाइनेंसिंग में तो बहुत प्रेशर रहता है यार, 1 करोड़ रुपए लिए हैं, मुझे उससे वापस रीपे करने हैं, तो रीपेमेंट करना होता है, वो भी टाइम में करना होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। ग्रांट में कोई प्रेशर नहीं, एकदम बल्ले बल्ले हो रही है यहाँ पर, क्योंकि ये तो मुझे सपोर्ट दिया है गवर्नमेंट ने। मेरा आइडिया इतना प्यारा था, इतना प्यारा था कि सपोर्ट मिला है मुझे गवर्नमेंट से। रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को यहाँ पर रिटर्न कैसे मिलता है? तो जो भी इन्वेस्टर्स है यहाँ पर उन्हें कैपिटल ग्रोथ के फॉर्म में रिटर्न मिलता है। इफ आई टॉक अबाउट इक्विटी फाइनेंसिंग, दे हैव गिवन देयर 5 करोड़ रुपीज, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो कैपिटल ग्रोथ के फॉर्म में उन्होंने 5% क्या लिया है, मेरी कंपनी का इक्विटी लिया है, तो उसके फॉर्म में उन्हें यहाँ पर रिटर्न मिलता है, राइट। इंटरेस्ट पेमेंट, इन्वेस्टर को यहाँ पे इंटरेस्ट पे मिलेगा, और ग्रांट में तो कोई भी रिटर्न नहीं होता। गवर्नमेंट को आपका आइडिया अच्छा लगा, एंड बेसिकली दे गिव यू द ग्रांट, ठीक है। नहीं शैलेश, उसका रीपेमेंट नहीं करना होता है। गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिलता है उसका रीपेमेंट नहीं करना होता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मॉनिटरी सपोर्ट। बेटा मैंने डोनेशन टाइप क्यों बोला? वो आपको मॉनिटरी सपोर्ट करना चाहते हैं, तो देयर इज नो थिंग फॉर रीपेमेंट, ठीक है। साहिल क्लास तो क्लास के टाइम पर ही होगी बेटा। नेक्स्ट है हमारा इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजंस। क्या लगता है, अभी मुक्कू ने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, 5% इक्विटी भी लिया है बदले में, तो क्या इन्वॉल्व होगा और डिसीजंस लेगा मेरी कंपनी में? ऑब्वियसली लेगा ना दीदी। यहाँ पे इक्विटी फंड इन्वेस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है डिसीजन में। शार्क टैंक इंडिया में शार्क्स आते हैं कंपनी में, शार्क्स इन्वेस्ट करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी, तो क्या वो कोई बोल सकते हैं डिसीजन मेकिंग में? 101% दे कैन स्पीक, 101% उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है डिसीजन में। सेकेंड है आपके डेट फाइनेंसिंग। इन लोगों का बहुत कम इन्वॉल्वमेंट रहता है, अगर कोई लोन देगा तो आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होगा यहाँ पे। ग्रांट में तो कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट आर द सोर्सेस। बेसिकली यू कैन सी द एग्जाम्पल्स कि कहाँ कहाँ से ये सब चीज़ें मिल सकती। ग्रांट से स्टार्ट करते। ग्रांट कौन दे सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या कोई भी ग्रांट वाली एंड,
डेट फाइनेंसिंग लोन्स कौन दे सकता है? आपका बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट की लोन स्कीम के अंदर आपको लोन मिल सकता है। इक्विटी फाइनेंसिंग कौन दे सकता है? तो अभी आपको ये नाम बिल्कुल नए नए लगेंगे, डो नॉट वरी, नेक्स्ट क्लास में इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए नए लगेंगे, कल तक मतलब नेक्स्ट क्लास तक सब सॉर्टेड हो जाएगा। तो एंजल इन्वेस्टर्स से मिल सकता है आपको, फाइनेंसिंग वहाँ से हो सकती है, सेल्फ, फैमिली और फ्रेंड से, मतलब आपका खुद का कोई पैसा हो सकता है या कोई दोस्त वगैरह से ले सकता हम, वेंचर कैपिटलिस्ट, क्राउड फंडिंग, इनक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स। अब ये नए नए नाम जो भी है वो सभी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? हम राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें अमीना, ये मैं बता चुकी हूँ बेटा, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, ठीक है। अब एक बार लेक्चर्स देखो, आपको क्लियरिटी होगी। चलो जरा एक क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है, प्लीज सी। दिख रहा है क्वेश्चन, XYZ Solutions Private Limited is a newly established technology company based in Bangalore, India. The company specializes in developing AI-powered software solutions for healthcare providers. As a part of its growth trajectory, XYZ Solutions Private Limited is exploring the benefits available to startup under Startup India program, advise the company about the benefits given to entrepreneur establishing startup. तो वेन एवर यू विल सी सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ना, तो हमेशा क्या करना है आपको यहाँ पर, रुको जरा, समझ आया क्वेश्चन? ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पेपर है ICSI का, SBIL का हमारा। आपको ऊपर बहुत कुछ ऐसे स्टोरी के फॉर्म में दिखेगा है ना, बट एक्चुअल में व्हेन यू विल सी तो डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेगा ये। तो ऊपर आपको स्टोरी के फॉर्म में दिख सकता है, पर एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन। जूम करना है, लो आराम से देखो। किसी को क्वेश्चन नंबर याद है? क्वेश्चन नंबर 4 था, राइट? ये लो XYZ सॉल्यूशन, और जूम करा जाए, दिख रहा है ये सी? क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन दिखा? ये कहीं ना, अरे बिल्कुल दिखा। चलो, so what the question basically is saying, you have to advise the company about the benefits which is given to entrepreneurs establishing startup। जो भी entrepreneurs यहाँ पर स्टार्टअप स्टैब्लिश करना चाहते हैं उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। 3 मार्क का क्वेश्चन है, जनरली आपको सिर्फ बेनिफिट्स के बारे में बताना है, क्या आप बता सकते हो? तो यहाँ से यहाँ तक जो भी है, क्या मैं कह सकती हूँ वो इरेलीवेंट है, वो सिर्फ आपको डराने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है ताकि आप बड़ा क्वेश्चन देख के डर जाओ, वरना डायरेक्ट क्वेश्चन तो क्या है, आपको एडवांटेजेस बेनिफिट्स बताने हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स जो एंटरप्रेन्योर्स को मिलते हैं स्टार्टअप के लिए, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे यहाँ पर? सबसे पहले सिंपल प्रोसेस है, आप लिख सकते हो, हम बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर ना AI पावर्ड सॉफ्टवेयर था जो हेल्थ केयर प्रोवाइड और ग्रोथ के लिए वो एक्सप्लोर करना चाहती कि क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो कहने से आपको ये वाला पॉइंट ही लिखना है यहाँ पर कि पेटेंट के कॉस्ट में आपको 80% रिबेट मिल जाएगी, आपको यहाँ पर रिबेट मिल जाने वाली। और क्या बेनिफिट्स है जो एंटरप्रेन्योर्स को मिलेंगे जो कि स्टार्टअप्स को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं? टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा, यस दीदी, टैक्स एग्जम्पशन 80 IACA के अंदर टैक्स एग्जम्पशन मिल जाने वाला, बिल्कुल परफेक्ट। आप आपका इन्वेस्टर चूज कर सकते हो, यू कैन मीट अदर एंटरप्रेन्योर्स एज वेल, दूसरे एंटरप्रेन्योर से मिल सकते हो। गवर्नमेंट आपको प्रायोरिटी देगा इन टेंडर, ये सारे बेनिफिट्स आप लिख सकते हो, उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, सो यू हैव टू राइट अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 पॉइंट्स। 3 मार्क का है लेकिन फिर भी हम 5 पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं। इजी पीजी है, यस परफेक्ट आंसर, ऑसम। एक और क्वेश्चन बताओ स्टार्टअप का, वो भी आपका पास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, वो तो बहुत ज़्यादा इजी था आई थिंक। ये ना अभी का अटेम्प्ट का क्वेश्चन है आपका, इट मीन्स December 24 का, ठीक है। December 24 में जब एग्जाम हुआ ना उसी का क्वेश्चन है।
एक बार पास्ट ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, सो ऑब्वियसली योर कॉन्फिडेंस विल बी बूस्टेड। ऐसे लगेगा यस यस मैम, जो हम पढ़ रहे हैं ना वैसे ही एग्जाम में आते हैं, तो हम एग्जाम में आंसर्स लिख सकते हैं। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी। दिख रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का बी, क्या ये दिख रहा है? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप। क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो? ऑब्वियसली इट इज ऑफ 3 मार्क्स, तो आपको कंटेंट कितना लिखना है ये यू शुड नो। ये 3 मार्क का है तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, और कभी भी सिर्फ पॉइंट्स लिखकर नहीं आना है पीयूष। अगर वो बेनिफिट्स वाला पॉइंट बोलेगा तो आप 4 पॉइंट्स लिखो, पर चारों को एक्सप्लेन करना है ना पीयूष आनंद? यस हरीश, पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी करना है। ओके, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप। तो आप पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करोगे, चारों पॉइंट लिख सकते हो। आइडिएशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। फिर क्या लिखोगे? वैलिडेशन, अर्ली ट्रैक्शन और पाइवटिंग। ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप पाइवटिंग को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करो, क्योंकि सिर्फ 3 मार्क का है, लेकिन बाकी सबको 2-2 लाइनर में एक्सप्लेन करना है। कर सकते हो, ईजी है। Do you want me to write this answer so that you will have a fair idea? You all can write. क्या चाहते हो मैं लिखूं? Yes or no? बस आंसर कर दो। Do you all want me to write yes or no? You will write yourself. बता दो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। चलो चलो देखते हैं। यस 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 वाले बहुत सारे लोग हैं, तो चलो यस वालों की बात मान लीजिए, और लेट अस राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप। स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने नो बोला, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगी, तो वही जो मैं चाहूंगी। तो फटाफट से कॉपी और पेन लेकर आओ और लिखो। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप। हाँ जी, स्टार्ट कर रहे हो ना लिखना? मैम कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, बस वही तो जो बोला जाए वो करने का है ना, अपने गुरु की बात मानने का, आंसर लिखने का, आप लोगों के बेटरमेंट के लिए है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें समझ आ गया है। कैसे स्टार्ट करने वाले हो? डायरेक्ट 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। डायरेक्टली यू विल स्टार्ट कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं। स्टार्टअप, चलो, द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप इज एज फॉलोज। बस यहाँ से अब स्टार्ट करने वाले हो। फर्स्ट वन क्या है हमारा? आइडिएशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, लिखो ऐसा, आइडिएशन एंड डेवलपमेंट। इसको एक्सप्लेन भी करना है आपको। डन। विल एक्सप्लेन हियर आइडिएशन एंड डेवलपमेंट क्या बोलता है। तो फर्स्टली, the entrepreneur should have an idea. The entrepreneur have an idea, have an idea for the startup. Idea होना चाहिए startup के लिए, for the startup, and वो आइडिया कैसा होना चाहिए? दैट आइडिया शुड बी फीजिबल, है ना, एंड दैट आइडिया शुड बी फीजिबल। हियर डिसाइड द, क्या डिसाइड कर लो? डिसाइड द टारगेट मार्केट, बिजनेस मॉडल,
बिजनेस मॉडल एंड टीम स्किल सेट। ठीक है, फटाफट सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। सेकंड पॉइंट क्या था? वैलिडेशन। Means you have to check whether your idea is accepting or not, whether it is being recognized by the customers or not. नहीं नहीं मोक्ष, बिल्कुल भी सिनॉप्सिस इंक्लूड नहीं करना है। रातुल बेटा, मुझे लग रहा है शायद आप इस लेक्चर को पहली बार ही देख रहे हो। मैंने बहुत बार अपने सेशंस में बताया है, इवन इन SBIL और इन कंपनी लॉ, दैट यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इन पॉइंट्स, है ना। नो वन इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग योर लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ्स, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, इवन आपको यूट्यूब पर भी पूरी एक स्पेसिफिक वीडियो मिल जाएगी ऑन हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर, चाहे वो केस लॉ हो चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, आप वो वीडियो देख सकते हो, है ना, सो दैट आपके माइंड में क्लैरिटी होगी। इट इज़ नथिंग बट आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। और अगर आपने पहले के सेशंस देखे होंगे तो आपको समझ आ जाएगा इस चीज़। ठीक है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू राइट डाउन द आंसर ओनली एंड ओनली इन पॉइंट्स, सिर्फ पॉइंट्स में। तो वैलिडेशन में आप चेक करने वाले हो द आइडिया और द प्रोडक्ट्स and services offered by the startup is validated through customers feedback, defining goals and process। आप goals and process define करते हो and then आप देखते हो कस्टमर के फीडबैक क्या है, कस्टमर्स फीडबैक। राइट, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा? अर्ली ट्रैक्शन। अर्ली ट्रैक्शन, अर्ली ट्रैक्शन में क्या होने वाला है? यहाँ पर हम बताएंगे कि कितने कंज्यूमर्स आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कंज्यूमर का रिटेंशन क्या है, आफ्टर द प्रोडक्ट्स or services offered to a targeted set of customers, we will see the customer retention, the customer retention, कितने कस्टमर रिटेन हो रहे हैं। एंड लास्टली क्या हो रहा है हमारा? पाइवटिंग। पाइवटिंग में आप आपका बिजनेस मॉडल, बिजनेस स्ट्रेटेजी शिफ्ट कर देते हो। इट इंक्लूड्स चेंजिंग बिजनेस मॉडल और बिजनेस स्ट्रेटेजीज। क्यों चेंज करते हो? प्लीज, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स डिमांड, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स डिमांड, या फिर इंडस्ट्री की वजह से कस्टमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हुआ है, और अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री। दिस इज अ वाइटल स्टेज, एक लास्ट में लिख सकते हो, दिस इज अ वाइटल स्टेज। वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट स्टेज टू मेक द प्रोडक्ट मार्केट फिट। एक किसी प्रोडक्ट को मार्केट फिट बनाने के लिए वाइटल स्टेज। एंड मेनी सक्सेसफुल कंपनीज डिड दिस।
लास्ट क्या है? ग्रोथ और एग्जिट। इसमें आप सिंपली लिखोगे, आपका जो स्टार्टअप है इधर अगर सक्सीड हो गया तो इट विल ग्रो, अदरवाइज इट हैव टू एग्जिट। तो if the startup is profitable, it will grow, otherwise it will बस। क्योंकि ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये डिटेल्स व्हाट वी हैव एक्सप्लेन्ड इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। अभी मेजर पॉइंट्स जो मैं हमेशा हर प्रेजेंटेशन में बोलती हूँ, द फर्स्ट वन इज यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इन पॉइंट्स। बिलीव मी गाइज, I am the जीता जाता example in front of all of you who can say you the presentation matters a lot मतलब बहुत ज़्यादा मैटर करता है presentation। Firstly, you have to write down the answer in points जो हमने कर दिया पैराग्राफ्स में। Secondly, you have to underline the key points। key points क्या होते हैं? main points, important point। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आइडिएशन डेवलपमेंट, इनको अंडरलाइन करो। इफ़ यू वांट तो आप ऐसे बॉक्स भी बना सकते हो। फिर थर्ड, एंटरप्रेन्योर में आइडिया होना चाहिए उसके पास, ठीक है, और वो आइडिया कैसा होना चाहिए? फीजिबल होना चाहिए, दैट इज इट। टारगेट मार्केट अंडरलाइन करोगे, बिजनेस मॉडल, टीम स्किल सेट, सब अंडरलाइन नहीं करना, ठीक है। सेकेंड है वैलिडेशन, यू हैव टू चेक कि स्टार्टअप का जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो वैलिडेटेड है या नहीं है कस्टमर के फीडबैक से। थर्ड इज अर्ली ट्रैक्शन में कस्टमर का रिटेंशन देखोगे। पाइवटिंग में चेंज करो बिजनेस मॉडल या फिर बिजनेस स्ट्रेटेजीज। फिफ्थ क्या है आपका? ग्रोथ और एग्जिट, ये हमें पता चल गया है। पाइवटिंग है, अर्ली, ये सारी की सारी स्टेजेस किस है आपकी लाइफ साइकिल ऑफ। एम आई वेरी क्लियर? नहीं गौरव, ठीक है, क्या चीज में कंफ्यूजन हो रहा है बच्चा लोग? ठीक है, इट्स ओके अगर आप अलग से पाइवटिंग लिखोगे तो चलेगा, डू नॉट वरी, है ना। अर्ली ट्रैक्शन का पार्ट है, लेकिन अगर आप अलग से लिखोगे, बिकॉज पाइवटिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है किसी भी बिजनेस में, एंड दैट इज वाई आई हैव मेंशन्ड इट सेपरेटली। अगर आप अर्ली ट्रैक्शन के साथ पाइवटिंग लिखते हो तो भी गलत नहीं है, अगर आप अलग से लिखते हो तो भी गलत नहीं है, दोनों ही सही है, ठीक है। इसका पार्ट है थर्ड का, है ना, इट इज टोटली ओके अगर आप अलग से भी लिखते हो। अच्छा, अगर कोई भी बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीखना चाहता है, ICSI के सॉल्व करना चाहता है, द थिंग इज दैट यू कैन डेफिनेटली गो टू ICSI वेबसाइट, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। यू हैव टू सॉल्व गाइडलाइन आंसर्स, वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे विथ आंसर्स मिल, ठीक है राज, आप यहाँ पर डेफिनेटली देख सकते हो। डू वी हैव अ फेयर आइडिया कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? डू वी हैव अ फेयर आइडिया? ठीक है, अच्छा डू यू ऑल वॉन्ट मी टू शो माई आंसर शीट? आप चाहते हो मैं मेरी ना आपको सर्टिफाइड कॉपी बताती हूँ ICSI की। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट ऑफ एग्जीक्यूटिव, वो CS प्रोफेशनल की है, बट यू विल हैव अ फेयर आइडिया कि कैसे ICSI के एग्ज़ाम में आंसर्स प्रेजेंट करना है, कैसे आंसर्स प्रेजेंट करते हो, और ICSI मार्क्स कैसे देता है। डू यू ऑल वांट मी टू शो दिस नाउ? बिकॉज वी हैव टाइम, आई कैन डेफिनेटली शो यू एंड इट विल गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उससे आपकी। दिखना चाहते हो? यस, तो चलिए देखते हैं। क्या मुझे साइन इन करना पड़ेगा? मेरा ही देखते हैं बैकलॉग कैसे करें, वो बताती हूँ मैं। डू नॉट वरी, मैं नहीं जाऊंगी बिना बताए बैकलॉग कैसे करें, है ना।
हो जाओ, डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है? चलो हो गया। हाँ जी, दिख रहा है। ओहो, कॉपी दिख रही है मेरी, सर्टिफाइड कॉपी आप सभी लोगों को। 7 टाइम्स से डाउनलोड हुई है, ओनली एंड ओनली। So you can definitely see this is a copy of my professional exam, that is of CS professional. Subject था governance, which was totally theory, and I have scored 68, that is exemption. ठीक है, 60 प्लस मार्क्स आती है तो वो आपका एग्जामेशन, तो मुझे सब्जेक्ट में एग्जामेशन आया था। द रीज़न वाई आई एम शोइंग यू दिस कॉपी इज़ दैट आपको एक आइडिया लगेगा कैसे एग्जाम में कॉपी होती है, कैसे लिखा जाता है, और एक्चुअली क्या पेपर प्रेजेंटेशन मैटर करता है, जो मैं हर एक क्लास से चीख चीख के चिल्ला के बोलती हूँ that if you are my student you should know how to present the answers, because मैं एक ऐसी स्टूडेंट रह चुकी हूँ जहाँ पर जिस बच्चे को 4 to 5 मार्क एक्स्ट्रा मॉडरेशन के भी मिलते हैं, जिस बच्चे को एग्जामेशन भी मिला है, और जिसको पेपर प्रेजेंटेशन से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि आप सभी को हेल्प हो इस चीज़ से और आपको पेपर प्रेजेंटेशन समझ आए। तो द थिंग इज दैट यू कैन सी डेफिनेटली, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर मुझे 5 out of 5 भी मिला है। लोग कहते नहीं 5 out of 5 मिलता ही नहीं है ना, वैसा नहीं होता है। तो ये RTI के थ्रू मिला था संजय। इस तरह से आपकी कॉपी होगी। तो टॉकिंग अबाउट यू द फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्वियसली यू विल नॉट नो द कॉन्टेक्स्ट, लेकिन आपको ये समझ आएगा प्रेजेंट कैसे करना है। ये 68 CS एग्जीक्यूटिव में तो मुझे 70 प्लस स्कोर भी हुआ है काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स में। तो मैंने पार्ट 2 से स्टार्ट किया था बिकॉज आई नो द पार्ट 2 वेरी वेल, वो स्कोरिंग था। तो आई हैव मेंशन दैट मैंने एग्जामिनर का काम बहुत ईजी बना दिया। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सीक्वेंस में स्टार्ट करो, ठीक है। यस अर्शी, मेरी कॉपी है बेटा ऊपर नाम तो नहीं होगा बट यस रोल नंबर है, देख सकते हो। तो इट इज़ पार्ट 2, मैंने पार्ट 2 से स्टार्ट किया है। फिर मैंने लिखा मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करी हूँ, तो यू कैन सी सेंटर में एकदम प्रॉपरली लिखा है। मैंने एग्जामिनर का काम बहुत आसान बना दिया। ऑप्शन ए कर रही हूँ मैं पहले, ठीक है। देन रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या था, हमें ना स्टेप्स बतानी थी, बट मैं हमेशा कहती हूँ इफ देयर इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क्ड, आपको इंट्रो लिखना है, और यहाँ पर मैंने इंट्रो पहले लिखा, ठीक है। यहाँ पर आई हैव रिटन द इंट्रो, कि नहीं पूछा था फिर भी मैं लिखूंगी, मैंने इंट्रो लिखा, रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, एंड आफ्टर वर्ड्स आप देख सकते हो, देन आई स्टेटेड द रिजल्ट्स। तो प्रॉपरली फर्स्ट पॉइंट लिखा, एक लाइन का गैप दिया है यहाँ पर, ठीक है। ब्लैक नहीं गौरव, ब्लू यूज किया था मैंने, है ना। एक लाइन का गैप है, फिर हमने एक्सप्लेन किया है, फिर एक लाइन का गैप है, फिर एक्सप्लेन किया, और जो बुलेट पॉइंट्स थे उसको मैंने अलग से बॉक्स में यहाँ पर लिखा है। अब डेफिनेटली देख सकते हो जो भी की पॉइंट्स है वो सभी अंडरलाइन किया, इवन दो इट वाज अ 5 मार्क क्वेश्चन, लेकिन मैंने पूरे 7 स्टेप्स को एक्सप्लेन किया है। हर एक क्वेश्चन के बाद यहाँ पर अंडरलाइन है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, आई स्कोर्ड 4 मार्क्स आउट ऑफ 5, ठीक है। देख सकते हो क्या क्या फैक्टर्स है, मैंने पेंसिल से अंडरलाइन किया था हर की पॉइंट को, देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का सी है, हर एक क्वेश्चन को यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द सेपरेट पेज, हर एक को सेपरेट पेज से स्टार्ट करना है। पहले आई हैव गिवन द इंट्रो इवन इफ इट इज नॉट आस्क्ड, लेकिन 5 मार्क का है, मैंने इंट्रो दे दिया है। शैलेश आई कैन नॉट अपलोड द कॉपी, डेफिनेटली आई कैन शो यू। सब कुछ ब्लू से लिखा था, है ना, और बाकी पेंसिल से अंडरलाइन किया था मैंने। अभी आई एम गोइंग टू शो यू अ क्वेश्चन जहाँ पर आई हैव स्कोर्ड 5 out of 5, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का डी, वेयर आई हैव स्कोर्ड 5 out of 5 मार्क्स। तो यस ऑब्वियसली 5 out of 5 मार्क्स भी मिलते हैं आपको। दिस इज अ लाइव एग्जाम्पल, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आई एम टेलिंग यू विद द प्रूफ कि 5 out of 5 मार्क्स भी मिले हैं मुझे इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का डी पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ये, ठीक है। आफ्टर वर्ड्स क्या है क्वेश्चन जिसके बारे में भी पूछा गया था, पहले वो बताया है, इसका स्कोप बताया गया, यू कैन सी कितने प्यारे तरीके से पूरा एक एक स्कोप बताया मैंने, और तुम कॉपी देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन है। अभी तक तुम्हें एक भी कट और मार्क नहीं दिखा होगा मेरी कॉपी में, ठीक है। हैंड राइटिंग तो अच्छी ही है, एंड लास्ट में मैंने उसे एंड कर दिया है। तो दिस इज द थिंग बेटा, जो गलत है वो गलत भी रहेगा। पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रही हूँ, मैंने स्पेसिफाई किया है ये पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, यू कैन सी द क्लैरिटी इन माई कॉपीज। आप देख सकते हो कितने प्यारे तरह से हर एक चीज पहले हो सकते हैं इन्होंने 4 मार्क दिया होगा, फिर से मुझे 5 मार्क्स दिया है इसमें, ठीक है।
एंड येस द प्रेजेंटेशन मैटर्स, तुम देख रहे हो प्रेजेंटेशन मैटर करता है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज द थिंग एंड दिस इज ओनली द रीजन वाई आई एम शोइंग यू इज दैट आपको समझ आए कैसे चीज़ों को प्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है यहाँ पर। आई होप आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिला होगा कि दीदी आपके सामने जो भी बात करती है वो ऐसे ही नहीं करती है, राइट। आई एम एन लाइव एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू कि आप देख सकते हो। आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट फ्यू ईयर बैक, जहाँ पर मैंने सीखा है, चीज़ों को समझा, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोगों को इसी तरह से लिखूँ, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो, आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर देख के बोले कुछ तो बात है इस बंदे में, कुछ तो प्यारा किया। ऑब्वियसली योर नॉलेज ऑन द कॉन्टेंट शुड बी हाई, लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन मैटर करता है, ठीक है। मैम आपकी कॉपी देख के कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, थैंक यू सो मच अर्शी। बस ये किटपिट नहीं करनी है पीयूष, दैट इज वाई राइटिंग वन आंसर डेली इज वेरी नेसेसरी। तुम्हें क्या लगता है मैंने डायरेक्ट एग्जाम में आंसर लिखा था? नहीं, आई रोट वन आंसर डेली, हर दिन एक आंसर लिखती थी किसी भी सब्जेक्ट का, हर एक टेस्ट को अटेम्प्ट करती थी। नो मैटर वॉट बाकी बच्चे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हर एक टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उससे करना ही करना है टेस्ट को अटेम्प्ट, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना। थर्डली, एग्जाम में जाने से पहले पूरा एक 3 घंटे का पेपर सॉल्व करके जाती थी, हर एक पेपर का मैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वैसे ही राइटिंग प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट सो दैट आप ऐसा लिख पाओगे। राइटिंग खराब है, डो नॉट वरी साहिल, आपके वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, है ना। बस ये चीज़ की क्लैरिटी मिलनी चाहिए। अभी जो भी बच्चे पूछते हैं मैम आंसर राइटिंग कैसे करना है, आई होप आपको एक फेयर आइडिया लग गया होगा कैसे आंसर राइटिंग लिखा करते हैं, ठीक है। एंड टाइम तो हमें मैनेज करना ही होता है। चलो अगेन, एक बच्चा और एक बच्ची दोनों ही पूछ रहे थे मैम बैकलॉग का क्या करें, तो लेट इट, एंड आई थिंक कल्याणी या समवॉट कोई नाम था, मैम बैकलॉग का क्या करिए। तो बेटा आप ऐसे कोई बच्चे होंगे, हो सकता है जिन्होंने अभी एडमिशन लिया होगा, राइट, तो आपके बहुत सारे बैकलॉग्स क्रिएट हो गए होंगे। व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज, अगर कोई चैप्टर ऐसे चल रहा है विच इज टोटली इंडिपेंडेंट, जो पहले वाले चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, यू कैन डेफिनेटली वॉच दैट चैप्टर लाइव, आप लाइव देख सकते हो। अगैन जस्ट मेक अ लिस्ट कि हर एक सब्जेक्ट में आपके कितने लेक्चर्स पेंडिंग हैं, कितना बैकलॉग क्रिएट हो चुका है, एक लिस्ट बनाओ। एंड अकॉर्डिंगली अगर आप दिन का 1-1, 2-2 घंटा भी उसे देख लोगे तो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंडली, संडे आता है ना, संडे को कोई क्लासेस नहीं होती है, या किसी दिन अगर कोई क्लास कैंसिल हो जाती है फॉर व्हाटसोएवर द रीजन इज, उस टाइम पे आप बैकलॉग देख सकते हो। अभी बैकलॉग को जल्दी से जल्दी कवर करना है। अभी बैकलॉग कैसे कवर करी जाए, उसका कोई मेडिसिन तो है नहीं। बैकलॉग को कवर करने के लिए एक ही चीज़ है कि आपको उससे लेक्चर्स को देखना है, उस लेक्चर्स को कंप्लीट मिलता है। तो जैसे ही जब भी आपको टाइम मिलता है आपको लेक्चर्स को देखकर कंप्लीट करना है, जो लेक्चर देखोगे उसी लेक्चर को रिवाइज करना रहेगा, ओके। अब मुझे राइटिंग की टेंशन नहीं। नेक्स्ट, वीकली टेस्ट बेटा हर्षिता जब भी होता है यू हैव टू अटेम्प्ट दैट टेस्ट, ठीक है। कल्याणी सोनी आपको समझ आ गया बेटा। बैकलॉग का संडे का ध्यान रखना, जब लेक्चर कैंसिल हो जाते हैं तब, इफ इट ऑल अगर कोई चैप्टर इंडिपेंडेंट है, पहले वाले चैप्टर से रिलेट नहीं करता है, तो आप उस चैप्टर को लाइव अटेंड कर लो, ठीक है। और कोई डाउट पूछ लो, आज जितने भी डाउट्स आते हैं पूछो, ठीक है। आज नादान परिंदों के मन के जितने भी डाउट्स है सभी सभी ले लेंगे हम। 5 मंथ्स में हम दोनों ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं क्या? सी, अगर आपका क्लासेस कंप्लीट हो जाता है मार्च एंड तक, या फिर अप्रोक्सीमेटली 10 अप्रैल तक पूरा क्लासेस कंप्लीट हो जाता है, तो डेफिनेटली आप दोनों ग्रुप को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि हमें ना टाइम चाहिए होता है। एटलीस्ट यू विल नीड 50 to 60 days फॉर द रिविजन। तो अगर इतना कंप्लीट हो जाता है, मार्च एंड और अप्रैल तक क्लासेस कंप्लीट हो जाता है, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो दोनों ग्रुप्स को। और कोई डाउट? टेस्ट हमेशा आपके ऐप में ही शो करेगा ना साहिल बेटा, ठीक है। पेपर चांदनी गुप्ता वही शो करेगा, टेस्ट पेपर इसमें आप देखोगे ना नोटिफिकेशन आएगा, और टेस्ट पेपर में सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे आपको वहाँ पर, ठीक है। और साथ साथ आपको आंसर्स भी मिलेंगे, उसके गाइडलाइन आंसर्स भी मिलेंगे, सो दैट आप एवेल्युएट कर सकते हो आपने जो लिखा वो कितना सही है कितना सही नहीं है।
हरीश वो तो थोड़ा सा तो टाइम हमें निकालना होता है बेटा। ऐसी देखो आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि 24 आवर्स में आप सिर्फ रिविजन ही रिविजन कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा। जस्ट एवेल्यूएट कि आपका सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ जा रहा है एंड अकॉर्डिंगली सी कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है नेहा, वो पता चल जाएगा। व्हाट आई हैव डन इज, मैं अपने टेस्ट सेल्फ सॉल्व करती थी, सेल्फ चेक करती थी, जैसे बोला जाता है सेल्फ इवेल्युएशन। कि आपके मन में आएगा दीदी हमने लिख तो दिया लेकिन हमें कैसे पता चलेगा सही है या नहीं है। तो टेस्ट पेपर के साथ आपको एक गाइडलाइन आंसर्स भी मिलता है। सो इन दिस वे यू विल गेट एन आइडिया। और अभी मैं इतने आंसर्स आपको क्लास में लिखवा चुकी हूँ, राइट। इतना लिखवा चुकी हूँ, आपको पता चल गया होगा ना कि आंसर्स कैसे अटेम्प्ट करना है। चैप्टर कितने मार्क्स का है चांदनी? इट इज अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मार्क्स। देखो कितना लिखना है, पहला कितना लिखना है, डू नॉट गो ऑन द लेंथ ऑफ द पेज नेहा, यू शुड गो ऑन द कंटेंट। अगेन 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो मैं पॉइंट्स में जाती हूँ। 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 to 5 पॉइंट्स लिख दो, सफिशियंट है। जितने मार्क्स का है उससे 2 पॉइंट्स ज़्यादा ही लिख कर आने हमें, है ना। 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 5 to 6 पॉइंट्स लिख दो, तो दैट एक गलत भी हो जाता है, यू विल बी ऑन अ सेफर साइड। और 3, 4, 5 मार्क का आता है तो आपको अप्रॉक्स 6 to 7 पॉइंट्स लिखने हैं बस। इसमें अभी कितना भी पेज हमारा जा रहा हो, इट इज ऑन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है साधक, सिलेबस होने के बाद सेल्फ रिवीजन कैसे करना होता है उसके लिए हम लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। ऑब्वियसली करना होगा। कितने घंटे पढ़ना चाहिए बोथ ग्रुप्स के लिए, ठीक है। अच्छा, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो ऑल इंडिया रैंक के लिए टारगेट कर रहा है और जो दोनों ग्रुप्स दे रहा है? एनीवन जो ऑल इंडिया रैंक के लिए टारगेट कर रहा है, कोई है क्या? डरो मत यार, बोलो। अगर तुम टारगेट कर रहे हो तो यू हैव टू स्पीक। कोई ऐसा बच्चा है जो ऑल इंडिया रैंक के लिए टारगेट कर रहा है? कोई है ऐसा बच्चा? कोमल, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जाम एक्स्ट्रा शीट्स ली होगी। सो इट डज नॉट मैटर आप एक्स्ट्रा शीट्स ले या ना लो, है ना, बट पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। यस, ओके, आई एम सीइंग फ्यू ऑफ द हैंड्स, वेरी गुड, यस। So that is the spirit. If you are thinking in your mind, you should say it loud, है ना। अगर आप ऑल इंडिया रैंक के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, सोच रहे हो, तो आपकी मेहनत भी उस लेवल की होनी चाहिए। अगर आप ऑल इंडिया रैंक के लिए सोच रहे हो, फर्स्टली आपकी मेहनत उस लेवल की होनी चाहिए। तो क्या एक्स्ट्रा करना है, क्या एडिशन करना है? सबसे पहले अभी से करना है, जो करना है अभी से करना है। यू हैव फ्यू मंथ्स, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। 1 जून से आपके एग्जाम से स्टार्ट हो जाते, राइट। या ऐसा कोई बच्चा जो दोनों ग्रुप भी देना चाह रहा है वो भी इसे देख सकता है, ठीक है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में, मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल मिड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में। हो सकता है एक आधा सब्जेक्ट में ना हो, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में हो जाएगा। तो जैन, फेब, मार्च तक क्या करना है हमें? जैन, फेब, मार्च तक जो भी लेक्चर में पढ़ाया जाता है सेम डे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। सेम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, सेम डे आपको उसे रिवाइज करना है। सेम का सेम डे, सोना ही नहीं है जब तक रिवाइज नहीं करो तब तक। सेम डे रिवाइज करना है, डीपीपी देखना है आपको, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज एक आंसर लिखना है, व्हाट्सोएवर द सब्जेक्ट में बी, पर एक आंसर लिखना है, ये आपको हर दिन करना रहेगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि कोई सब्जेक्ट है जो आपका पहले खत्म हो गया, फेब तक खत्म हो गया, तो उस सब्जेक्ट को फिर आप धीरे धीरे रिवाइज करना स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, संडे को आप यूज़ कर सकते हो, सेम डे हमने लेक्चर के बाद रिवाइज तो कर दिया। कोई चैप्टर आपको टिपिकल लग रहा है या किसी चैप्टर का टेस्ट है, तो संडे को आप क्या करोगे, उस चैप्टर को रिवाइज कर लो। आप नोट्स बनाने में यूज़ कर सकते हो उस चैप्टर को, इस चीज़ का ध्यान रखना। बट सेम डे रिवाइज करना है, फ्री टाइम है तो वापस से कोई चैप्टर को उठा लो, उसे रिवाइज करना ही करना है। डेली टारगेट्स बनाओ। मैं इसमें विश्वास नहीं रखती हूँ कि कितने घंटे पढ़ना है। हो सकता है कोई बच्चा 6 घंटे पढ़ रहा हो लेकिन फिर भी उसका एफिशिएंसी इतना नहीं हो, जबकि कोई ऐसा पर्सन है जो 3 घंटे पढ़ रहा हो पर 3 घंटे पूरे दिल दिमाग से पढ़ रहा है, राइट। सो यू हैव टू मेक डेली टारगेट्स। आपको क्या करना है, डेली टारगेट बनाना है। हर दिन एक डायरी होगी, एक कॉपी और पेन लो। डेली टारगेट में यू हैव टू राइट द डेट। फॉर एग्जाम्पल मैं डेट लिख रही हूँ, आज इस 7 जनवरी 25 को मुझे क्या करना है। तो इस तरह से
6 तारीख को रात में ही आपको ये टारगेट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगी कि जो भी लेक्चर में पढ़ाया ना उसको रिवाइज करूंगी। अगर कोई एक लेक्चर बैकलॉग है तो मुझे वो कंप्लीट करना है, राइट। फिर मैं लिखूंगी मुझे ये वाला राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, और इस वाला चैप्टर है चार्जेस, क्योंकि वो बहुत इजी है तो मैं उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लूँगी। ठीक है, ये मैंने डेली टारगेट लिख दिया है। जब तक ये डेली टारगेट कंप्लीट नहीं होता अपने को कुछ नहीं करना है, चाहे इस डेली टारगेट को कंप्लीट करने में 3 घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं, 8 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली अपने हेल्थ का ध्यान रखना, इतना लगेगा ही नहीं कभी। और जैसे ही हो जाता है यू हैव टू पुट अ टिक मार्क कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं तानिया। सो द थिंग इज दैट जितना हो सके जल्दी आपको बैकलॉग क्लियर करना है। अभिराज अभी ठंडी तो होगी यार, ठंडी के कारण नींद नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बार बार फेस वॉश करो अगर नींद आती है तो, ऐसे मत करो यार। मुझे भी नींद आती है तो क्या मैं पढ़ाना छोड़ दूं? नहीं होता है ना ऐसा। जैसे बहाने नहीं देने खुद को बहाने नहीं देने। डन। जितना रिवाइज ही तो कर रहे हो, जो सेम डे पढ़ाया है। 7 सब्जेक्ट्स एक दिन में कैसे होते हैं? आपका ग्रुप बाय ग्रुप लेक्चर्स होता है। सो इफ आई कंसिडर अबाउट ग्रुप 1 तो 4 सब्जेक्ट है ना, तो उस 4 सब्जेक्ट को ही तो सेम डे रिवाइज करना है चेतना, समझे? नहीं नेहा, चलो। पासिंग मार्क्स कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहिल का, तो एक बार देख लेते हैं पासिंग मार्क्स कितना है। हाँ बता दो, हमको तो बस पास होने से मतलब है, तो पासिंग मार्क्स बता देती हूँ। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में अगर आपको पास होना है तो इट इज 40 मार्क्स। ठीक है, पर एग्रीगेट टोटल ग्रुप जो है वो आपका 50% होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। इट मीन्स आपके 200 मार्क्स आने चाहिए। एग्रीगेट का 200 मार्क्स तो होने चाहिए। तो हर एक सब्जेक्ट में अगर आप 40 40 40 40 लाते हो, विच मीन्स कितना हो गया हमारा 14 × 4 160, तो आप पास नहीं होंगे, है ना। तो एग्रीगेट टोटल ग्रुप में 50% हो जाना हो सकता है। किसी में आपकी 45 आए, किसी में 40 आए, किसी में 75 आ जाए, किसी में 60 आ जाए। तो फिर कितना हो जाएगा? 5 और 5 10, 1 7 7 14 15 16 17 18 19 20 21 22 220। यस, तो फिर आप पास हो जाओगे। ठीक है, बैकलॉग कंप्लीट करो चेतना जितना हो सके। यस आशीष, पॉसिबल तो हर एक चीज है बेटा, अगर ठान लिया तो सब कुछ पॉसिबल है। चलो डन। अब पढ़ना मैंने क्लियर कर दिया। यस हरीश, ऑब्वियसली आर्टिकलशिप तो कर ही होगी ना बेटा। आर्टिकलशिप करना कंपलसरी होता है। यस बिल्कुल कर सकते हो आशीष मिश्रा। कोई डाउट, दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? क्या हम एंड करें तूफानी रिवीजन से? चलो चलो चलो, बहुत पंचायती करवाते हो तुम लोग। चलो फिर स्वाहा करना है ना, तूफानी रिवीजन। चलो 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 स्टार्ट करो। क्या से स्टार्ट किया था? स्टार्टअप से स्टार्ट करा था दीदी हमने तो। सबसे पहले लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप, ऑब्वियसली आइडिएशन एंड डेवलपमेंट, आइडिया होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए। वैलिडेशन में हम देखेंगे कस्टमर्स का फीडबैक क्या, अर्ली ट्रैक्शन, कस्टमर का रिटेंशन क्या है, उसी पीरियड में कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पाइवटिंग कर सकते हैं, विच मीन्स चेंजिंग द बिजनेस मॉडल। एक फीचर को ही पूरा प्रोडक्ट बना दो, एक प्रोडक्ट में मल्टीपल फीचर्स लेकर आ जाओ। आप रेवेन्यू बेस्ड मॉडल चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आप आपके टारगेट कस्टमर्स चेंज कर सकते हो, कुछ इनोवेटिव करके कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो। ये कुछ वेज है जिससे पाइवटिंग हो सकती है। एंड लास्टली या तो ग्रोथ हो जाएगा या फिर एग्जिट हो जाएगा। दीज आर नथिंग बट द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है फटाफट से मुझे बताओ स्टार्टअप के लिए। क्राई फैटिक ही था ना, क्राई फैटिक। तीसरे क्या है? चूज द राइट लीगल स्ट्रक्चर, एकदम राइट लीगल स्ट्रक्चर चूज करो। आर से रजिस्ट्रेशन और बिजनेस लाइसेंसेस का ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। आई से क्या था हमारा? इन्वेस्टर्स के बारे में देखेंगे। एफ से फाउंडर का अग्रीमेंट, फाउंडर की स्प्लिट और वेस्टिंग कितने होने वाली है। ई से एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट का ईसॉप ध्यान रखने वाले हो आप यहाँ पर। अच्छा और क्या क्या पॉइंट्स है फैटिक में? टी से और क्या था जस्ट देख लेते हैं जरा। क्राई फैटिक हमारा
यस, टी से था थर्ड पार्टी अग्रीमेंट क्या था, आई से आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग कैसे होने वाला है, एंड सी से हमारा कंप्लाइंस मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना रहेगा. दैट इज नथिंग बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर अ स्टार्टअप, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हमारे स्टार्टअप के लिए. और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन कैसे करना. अच्छा, मैंने सोचा स्टार्टअप बनाना है, स्टार्टअप का प्रोसेस क्या है, क्या क्या था हमारा. निमोनिक था इराद जी. इसी फ्लो चार्ट में सारी की सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएगी. सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी इनकॉर्पोरेट कर दी, आर से उसे रजिस्टर करा दो स्टार्टअप इंडिया के साथ. एक और आर से रिकॉग्निशन नंबर के लिए देखो. देन आपको एप्लीकेशन भेजनी है, किसके लिए, डीपी आईआईटी के पास एप्लीकेशन भेजनी है. डी से डॉक्यूमेंट्स भेजने वाले हो. एंड लास्टली जी से गेट द रिकॉग्निशन नंबर, आपको रिकॉग्निशन नंबर मिल जाएगा. इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, प्राइवेट कंपनी एलएलपी हो सकती है. स्टार्टअप इंडिया के पास रजिस्टर कराएंगे, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन, आपका नाम भेजेंगे, ओटीपी आएगा, आपका स्टार्टअप इंडिया प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा. रिकॉग्निशन क्यों चाहिए डीपीआईआईटी से, क्योंकि बहुत सारे एग्जेम्पशंस मिलते हैं. एप्लीकेशन भेजोगे रिकॉग्निशन के लिए, आप यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी भेजोगे. अच्छा, डॉक्यूमेंट्स के लिए कौन मुझे निमोनिक बताने वाला है. पापी एल था क्या था डॉक्यूमेंट्स के लिए, निमोनिक पापी एल था. विच इज पी से दो चीज़ें आ रही है हमारी बेटा, एक तो आ रहा है हमारा पैन नंबर और एक और हमारा क्या आ रहा था, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क. ए से ऑथोराइजेशन लेटर कौन बन रहा है, पी से दो चीज़ें, प्रूफ ऑफ फंडिंग, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. आई से क्या है आपका इन्वेस्टमेंट कैसे होने वाला है, आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी बता दो. एंड एल से लिस्ट ऑफ अवार्ड्स और सर्टिफिकेशंस जो भी आपको मिले हैं. लास्ट हमने देखा कौन कौन से ऑप्शंस है जो कि आपको अवेलेबल रहने वाले स्टार्टअप के लिए. पैसा कहाँ से आएगा, इक्विटी फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग, ग्रांट. इक्विटी फाइनेंसिंग में आपका इक्विटी लिया जाएगा, कोई भी रीपेमेंट नहीं करना है. डेट फाइनेंसिंग में रीपेमेंट करना है, ग्रांट में तो कोई रीपेमेंट है ही नहीं. इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या इन्वेस्टर्स को रिस्क ज़्यादा होता है, डेट फाइनेंसिंग में कोई भी रिस्क नहीं होता, ग्रांट में भी रिस्क नहीं आएगा. इक्विटी फाइनेंसिंग में जो उन्होंने कैपिटल दिया आपको उसको ग्रो करके देना है. डेट फाइनेंसिंग में इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट देना है, ग्रांट में कुछ भी नहीं देना. लास्टली हम लोगों ने कुछ सोर्सेस पढ़े थे. इक्विटी फाइनेंसिंग का आपका खुद का पैसा, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट या फ्रेंड्स ले आओ. डेट फाइनेंसिंग में बैंक्स दे सकती हैं आपको, यहाँ पर एनबीएफसीज दे सकते हैं. ग्रांट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दे सकते हैं. स्वाहा हो चुका है हमारे इस चैप्टर का, नहीं चैप्टर का नहीं, लेक्चर का है ना. लेक्चर 2, अभी लेक्चर 3 बाकी है. गलती से बोल दिया, गलती से मिस्टेक हो गई मुझसे. ठीक है, डन है. मज़ा आ गया. आज का दोनों ही लेक्चर्स ईदर ऑफ द कंपनी लॉ एंड ईदर ऑफ द एसबीआईएल आई थिंक वर ऑन अ लाइटर नोट. तो वैसा बेटा ऐसा होता है ना, कभी कभी आपको लगता है कि चैप्टर बहुत ज़्यादा हैवी है, तो कभी कभी लेक्चर लगेगा बहुत ही लाइटर नोट पे हो गया. तो इट विल ऑल बी अ कॉम्बिनेशन. कभी अगर आपको लगे लेक्चर हैवी है तो खुद को बोलना यार, बहुत बार ऐसा भी हुआ था जब लेक्चर बहुत ही लाइटर नोट पे ख़त्म हो गया था. ठीक है, जैसे लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होता है, कभी कभी कुछ बुरा भी हो जाता है, वैसे ही इधर सिलेबस में है. तो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन. ठीक है, चले खत्म करें. अभी आपकी मोस्ट फेवरेट स्लाइड कि दीदी फटाफट से थैंक यू बोलो और जाओ ना. ऐसे ही सोच रहे हो ना तुम मेरे बारे में, ऐसे सोच रहे हो ना कि दीदी बस. नहीं यार, इतने इतने बुरे नहीं है मेरे नादान परिंदे. मुझे पता है ये परिंदे बहुत बहुत प्यारे हैं और आप बस मतलब आपको खुला आसमान चाहिए और आप लोग उड़ने के लिए रेडी हो, मुझे पता है. और तुम लोगों के अंदर वो सारी की सारी काबिलियत है. आई नो ऑल दिस थिंग. तुम्हें नहीं पता, कभी कभी ना तुम्हें अपनी पावर्स और एनर्जीज का पता नहीं होता, बट आई एम हियर ना. मैं पुश दूंगी, मैं धक्का दूंगी और तुम्हें बोलूंगी कि तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम सोच रहे हो. तुम ऑल इंडिया रैंक ला सकते हो, एग्जामिशन ला सकते हो, फर्स्ट ग्रुप में क्लियर हो सकते हो, हर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकते हो. ठीक है, तो डो नॉट वरी. अच्छे से पढ़ो, खुद का ध्यान रखो, अपनी तबीयत का ध्यान रखो, रिवाइज करो, जो बोला वो करते जाओ. ठीक है, चलो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड. खूब 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 अच्छे से पढ़ो यहाँ पर. मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड. बाय.